के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए जहां दिन भर बेहतरीन मजबूती के साथ बाजार में कारोबार, दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे में यह मजबूती अमेरिकी बाजारों के संकेतों के दम पर और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर। यह है सवाल, लेंगे जवाब और करेंगे कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह से आप बनानी है बाजार में रणनीति और सभी सेक्टर्स का अगर पार्टिसिपेशन है तो आपको किधर करना है फोकस। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? शानदार तेजी के साथ हफ्ते की शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने और बहुत ही मजबूती के साथ सेंचुरी मारकर निफ्टी दिन की ऊंचाइयों पर 15,900 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। दीप आपको इस वक्त निफ्टी बैंक भी 200 अंक मजबूत होकर 34,800 के करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आज के स्टार हैं रियल स्टेट शेयर, 5% की मजबूती के साथ 11 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचा है रियल स्टेट इंडेक्स। सभी सेक्टर्स हरे निशान में। ये ऐसा सीन है जो आपको कम देखने को मिलता है कि सारे के सारे सेक्टर्स यानी कि चौतरफा खरीद आपको नजर में आता हुआ दिखेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स 250 अंक मजबूत है और यूरोप के बाजार आधा से 1% मजबूत है और भारतीय बाजार भी एक रिकॉर्ड हाईज पर बंद होने को तैयार है। अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग जो मिली है वो है 15,924 की निफ्टी पर, उसके बेहद करीब पहुंचते हुए हम दिख रहे हैं और 53,158 के आसपास की एक बेहतरीन क्लोजिंग सेंसेक्स की मिली। तो सेंसेक्स और निफ्टी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज के एकदम ऊपरी सिरे की तरफ बाजार पहुंचते हुए दिख रहे हैं। दीप, तो बहुत ही बेहतरीन शानदार मजबूती के साथ बाजार में कारोबार। जी बिल्कुल, तो मजबूत कारोबार है और कुछ नतीजे भी ठीक ठाक आते हुए दिख रहे हैं। इमामी पर रखिए नजर। साल दर साल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आय में अच्छी बढ़त है। कामकाजी तौर पर भी आपने अच्छे बढ़त आती हुई देखी है। कामकाजी मुनाफा यहां पर बढ़कर आया है। कुल मुनाफे भी अगर आप देखें तो लगभग 2 गुना हो गया है। 40 करोड़ से बढ़कर इनका मुनाफा 78 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, 2.5% ऊपर है। कुल आय की बात करें तो 481 करोड़ से बढ़कर 661 करोड़ की आय भी आते हुए दिख रही है। तो अच्छे नतीजे इमामी के और बाजार भी स्टॉक पर रिएक्शन दिखाते हुए। पर रणजी वही बात करनी थी बाजार की, क्योंकि 2 चीजें हैं आज। एक तो अच्छी बढ़त दिखा रहा है, सुबह से ही हम देख रहे हैं अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। हर डिप पर हमने देखा है थोड़ी खरीदारी भी आई है और सभी सेक्टर्स का भी पार्टिसिपेशन है। मिड कैप स्मॉल कैप एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स पर है। तो ये जो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन बाजार में दिख रहा है, इस पर आपकी क्या राय है सर? अनडाउटेडली दीप अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2-3 वजह है। पहली वजह तो ये कि ग्लोबल मार्केट से बहुत तगड़ा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आज सुबह हम बात कर ही रहे थे कि जब तक अमेरिकी बाजारों में कोविड का खतरा है, डर या फिर आशंका है, तब तक आपको बाजारों में बड़ी मंदी होती हुई नजर नहीं आएगी और बाजार इस बात को लेकर आश्वस्त रहेंगे कि अगर अमेरिका में कोविड का खतरा है तो फेड जल्दबाजी नहीं करेगा स्टिमुलस को वापस लेने की, जल्दबाजी नहीं करेगा ब्याज दरें बढ़ाने की और जल्दबाजी नहीं करेगा लिक्विडिटी को कम करने को लेकर। तो ये तीनों ही चीजें ऐसी है जो इक्विटी मार्केट की तेजी के लिए बेहद जरूरी है और अगर कोविड की सेकंड वेव का, थर्ड वेव का, डेल्टा वेरिएंट का जब जैसे खतरा आता हुआ दिख रहा है, वैसे वैसे अमेरिकी बाजारों की मजबूती के आसार बनते हुए दिखेंगे। तब अमेरिका का फेड पूरी तरह से मार्केट सपोर्टिव रहेगा, इकोनॉमी सपोर्टिव रहेगा। तो इसको देखकर अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत होते दिख रहे हैं और यही हमारा भी रुझान है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो पहला कारण वहां से। दूसरा कारण यह कि सीरीज की शुरुआत में एफआईज काफी हद तक हल्के हो चुके हैं। कल आपने देखा शुक्रवार को पहले दिन 3800 करोड़ के आसपास की कैश में बड़ी बिकवाली। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 62% के आसपास आ चुकी है। इसका मतलब और पुट कॉल रेशियो आपका 1:10 के आसपास। ये सीरीज की शुरुआत में एकदम लाइट, कंफर्टेबल, नियर ओवरसोल्ड लेवल है और जाहिर सी बात है जब आप नियर ओवरसोल्ड लेवल है, अगर आप 15,700 के आसपास, 600 के आसपास आकर बेच देते हैं और फिर आप ओवरसोल्ड हो जाते हैं 15,900 के आसपास आकर आपको नजदीक में खरीदारी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली दूसरा कारण वो है कि हल्के बाजारों में तेजी होती हुई दिख रही है। तीसरा और बड़ा कारण यह भी है कि भारतीय बाजारों में अपना सेंटीमेंट अच्छा है और लगभग 4 से 5 हफ्ते हो गए हमें
छोटी सी 400-500 की पॉइंट की रेंज में ट्रेड करते हुए, और जब तक रेंज से बाहर किसी एक और न निकले, यानी कि 15,500 के नीचे जाकर निर्णायक रूप से ट्रेड करना शुरू न करें और कमजोर न हो जाएं, या फिर 16,000 के पार निकलकर निर्णायक रूप से बाजार एक ब्रेकआउट देने की कोशिश न करें, तब तक आप जब तक इस तरह के अच्छे और खराब मूड माहौल के बीच में स्टॉक्स को और मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे, और ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज की तरफ इस वक्त हम पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारे कारण हैं जिनके चलते दीप बाजारों में अच्छा एक्शन आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं सरप्राइज नहीं हूं, हाँ ये जरूर है कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर है, तो थोड़ा सा आपको कोशिश रहना होता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। 15,900 15,950 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और फिर से आप इंतजार करें निचले स्तरों पर खरीदारी करने का। और किसी न किसी एक दिन तो बाजार या तो ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, और अगर ये ब्रेकआउट इस बार ही आना है तो 16,000 के पार निकलकर बाजार जब टिक जाए तो फिर आप फ्रेश खरीदारी करें। 50 पॉइंट के ऊपर की तेजी छूट भी जाएगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हर बार आपको ये लगता है कि आप 15,950 16,000 की तरफ आते हैं तो लगता है ब्रेकआउट होने वाला है, हर बार 15,700 के नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है बस टूट कर गए। ये फीलिंग हमेशा रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा काउंटर ट्रेड लेना है, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर इस बार ब्रेकआउट आ गया और 16,000 के पार निकलकर हम टिक गए तो फिर 16,200 से 16,500 तक की रेंज खुलेगी, और उस रेंज में फिर पॉइंट्स मत देखिए निफ्टी के। निफ्टी में 200-500 पॉइंट में वो मजा नहीं जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 25 से 50% की तेजी का मजा आएगा। तो मेरे ख्याल से देखते हैं, इंतजार करते हैं इस बार हम लकी हैं ब्रेकआउट लेने के लिए या नहीं। अभी तक तो संकेत ये हैं कि 15,900 15,950 प्रॉफिट बुकिंग जोन है, देखते हैं उसके बाद क्या कुछ होता है। जी दी बिल्कुल सर, तो चलिए बढ़िया जोन में है बाजार। 15,900 के करीब आज सुबह आते हुए दिखा था, वहां से अब फिर से एक अटेम्प्ट आ रहा है, तो देखते हैं किस तरह का एक्शन बाजार में बनेगा। आइए बता दें कुछ खबरों वाले स्टॉक्स और कुछ अहम इवेंट्स भी जहां पर हमारी नजर है। वरुण और मानसी तैयार है हमारे साथ। वरुण, आज आपसे करेंगे शुरुआत। गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से खबरों वाले स्टॉक्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, आज का स्टार परफॉर्मर IRCTC, इसके लिए और एक खबर आई है कि निजी ट्रेन प्रोजेक्ट की नीति पर बदलाव पर विचार कर रही है सरकार। नीति में बदलाव पर विचार हो सकता है और रेवेन्यू शेयर मॉडल पे ये बदलाव जो है वो शिफ्ट हो सकता है। तो इसके चलते वैसे भी IRCTC आज सुबह से एक्शन में था और तेजी बनी है। ABB इंडिया, ऑडी इंडिया के साथ इस कंपनी ने करार किया है, चार्जिंग सोल्यूशंस के लिए करार किया गया है। मैन इंडस्ट्रीज 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पटेल इंजीनियरिंग को 976 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अंबुजा सीमेंट पंजाब के रोपर यूनिट में विस्तार के लिए कंपनी करीब 310 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली, ये अपडेट इन्होंने दिया है। NMDC जुलाई में उत्पादन 40% बढ़ा है और बिक्री जो है उसमें 28% की बढ़ोतरी हुई है। ऑटो नंबर्स M&M कुल बिक्री 42,983 यूनिट पे आई है। हालांकि ट्रैक्टर बिक्री जो है उसमें वो 27,229 यूनिट्स पे आई है, तो ट्रैक्टर बिक्री थोड़ी कम है। ओवरऑल बिक्री अच्छी है क्योंकि यहाँ पैसेंजर व्हीकल की जो बिक्री है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। TVS मोटर्स कुल बिक्री 2.78 लाख यूनिट पे आई है, जबकि अनुमान 2.87 लाख यूनिट का था, तो अनुमान से कम है। SML इसूजू कुल बिक्री 307 यूनिट से बढ़कर 551 यूनिट पे आई है। नतीजे आए हैं HDFC लिमिटेड के मिले जुले हैं। जो मुनाफा है 3,000 करोड़ पे आया, हमारा भी इसके आसपास का ही अनुमान था, लेकिन कंपनी का जो बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस NPA 1.98% से बढ़ के 2.24% पे आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.7% के आसपास है। कल्याणी स्टील मुनाफा 9 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ पे आया है, मार्जिन भी 11.8% से बढ़ के 24.5% पे है। वरुण बेवरेजेस मुनाफा 143 करोड़ से बढ़ के 319 करोड़ पे आया है, मार्जिन 22.7% से बढ़ के 23% पे आए हैं। इसके अलावा अवध शुगर मुनाफा 10 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ पे आया है, मार्जिन 9.9% से बढ़ के 12.4% पे आए हैं। और सबसे आखिरी में ANI के हवाले से खबर आई है कि यूपी में इंटरमीडिएटरी स्कूल जो है वो 16 अगस्त से फिर से खुलने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट जितने भी एजुकेशन रिलेटेड स्टॉक्स है वहां आपको देखने मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे और कुछ अनलॉक से रिलेटेड भी खबरें जिसका आप रिएक्शन देख रहे हैं, और ढेरों और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बने हुए हैं। एक स्टॉक जिस पर क्विकली से एक बार राय ले लें वागले साहब के साथ, क्योंकि उस पर एक बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है। वागले साहब नहीं, एक बार सुमित जी से उस पर राय ली जाए। जिस तरह से एक्शन बन रहा है इस समय चोला इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 10% ऊपर है ये काउंटर, वायदा कारोबार में 10% का सर्किट लगाता हुआ दिखा है स्टॉक, और उसके बाद भी आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। सुमित जी, क्या चल रहा है चोला इन्वेस्टमेंट में, इतनी बड़ी तेजी एक दिन में? गुड आफ्टरनून दीपांशु। यस, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव चोला फाइनेंस के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों के हाई स्टॉक आज एक सिंगल डे में एक सिंगल कैंडल को एंगल्फ करके सारे हाईज ब्रेक हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक में यहां से बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और मेरे को लग रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टॉक्स NBFC इनके अंदर भी आने वाले दिनों में एक बड़ा और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी चोला
चोला फाइनेंस के अंदर खरीदारी करके रखी है वो होल्ड करें। स्टॉक का आज पहला दिन है, स्टॉक अभी यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा। 540 550 के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करके चले, अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओके, तो चोला में और ऊपर का मूव और तेजी देखने की पूरी संभावना है। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, 10% की शानदार तेजी होती हुई दिख रही है। स्टॉक जो भाग रहे हैं बेतहाशा भाग रहे हैं। आइए इस बीच ट्रिगर्स पर डालते हैं नजर, कौन सी है वो इवेंट्स आज कल परसों जहां पर आपको करना है फोकस। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए उन सभी इवेंट्स के बारे में। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर। एक तो नतीजे पीएनबी, आरबीएल बैंक, इन पर फोकस है। श्री रेणुका शुगर्स भी रिजल्ट के साथ क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। कल नतीजों के लिहाज से काफी बड़ा दिन। टाटा कंज्यूमर्स, अदानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, एसबीआई, टाइटन कंपनी, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स निफ्टी स्पेस में, तो डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स आते हुए वायदा बाजार में देखने को मिलेंगे। सीएल एडुकेट शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इसी के साथ एक और इवेंट है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ऑटो सेक्टर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिस पर नजर रहेगी। बुधवार के दिन एक तो वायदा बाजार में बॉश, गोदरेज कंज्यूमर्स और एचपीसीएल के नंबर्स पर फोकस रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक जो है बुधवार को यानी 4 तारीख को शुरू होती हुई दिखेगी। टाटा मोटर्स कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, तो 4 कंपनियों के आईपीओ खुलते हुए दिखेंगे। विंडग्लास बायोटेक का आईपीओ 4 अगस्त को खुलेगा। एक्सारो टाइल्स का आईपीओ इस दिन खुलेगा। दिव्यानी इंटरनेशनल का 440 करोड़ का आईपीओ भी 4 अगस्त को खुलेगा। और साथ ही कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के आईपीओ भी 4 अगस्त को खुलने जा रहा है। इसके अलावा बाटा, कमिंस और एमआरएफ, ये 3 शेयर्स एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए 4 अगस्त को दिखेंगे। तो 4 अगस्त को कितने खुल रहे हैं आईपीओ एक साथ? परसों कितने हैं? जी सर, एक साथ 4 आईपीओस खुलने वाले हैं। 4 से 6 अगस्त के बीच ये आईपीओस खुले रहेंगे। तो मानसी जरा चेक करिए एक बार न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या किसी अच्छे से पंडित को पूछे। 4 तारीख की कोई ऐसी शुभ मुहूर्त वाली डेट है? मतलब कोई ऐसा कोई दिन है कि जो भी बढ़िया काम करना हो लाइफ में पहली बार वो इसी दिन कर लिया जाए? मतलब एक साथ एक दिन चारों आईपीओ, कुछ तो ऐसा होगा 4 अगस्त के दिन, ऐसा कुछ खास है क्या एक साथ? सर ऐसा खास तो नहीं कह सकते, लेकिन देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक भी शुरू हो रही है और इनफैक्ट ये पूरी सीरीज ही आईपीओ को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है, आईपीओ खुल रहे हैं, काफी सारे आईपीओज हैं इस बार। चलिए भाई, 4 अगस्त को आपको भी लाइफ में जो भी काम करने हो पहली बार वो कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, क्योंकि 4 अगस्त लगता है कुछ न कुछ अच्छा तो होने वाला है। इस दिन एमपीसी की 3 दिनों की बैठक शुरू हो रही है और 4, 5, 6 यानी कि शुक्रवार को आएगी आपके लिए क्रेडिट पॉलिसी और 4 तारीख को 4 आईपीओ। अच्छा भाई, 4 तारीख इंपॉर्टेंट है, 4 आईपीओ खुल रहे हैं। एक्सारो, देवयानी, कृष्णा और एक और विंडलास। ओके, तो ये है वो सारे आईपीओ जो 4 तारीख को बाजार में हिट होते हुए नजर आएंगे। आइए बढ़ते आगे, ढेर सारे स्टॉक सेक्शन में इस वक्त हैं और उन्हीं पर राय ली जाए। वागले साहब अगर हमारे साथ हैं तैयार तो वागले साहब से राय ले ली जाए। वागले साहब, आपका फेवरेट शेयर आइबुल हाउसिंग फाइनेंस कमाल करता हुआ दिख रहा है, दिन की ऊंचाइयों पर 6% मजबूत, 290 के पार निकलता हुआ। राय दें चार्ट देखकर सर। ओके, वागले साहब फिलहाल हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो वागले साहब की बजाय अगर हम एक बार जल्दी से बंसल जी से इसकी राय ले लेते हैं। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, फेवरेट चाहे वागले जी का हो, बट इसको पिक ऑफ द सीरीज अनिल जी मैंने दिया हुआ है और 350 360 के टारगेट दिए हुए हैं। ओवरवेट खरीदारी की राय है, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड टाइट, सिट टाइट, और जिन्होंने मिस करा हुआ है, मिस करने वाली चीज नहीं है। काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, री रेटिंग का कैंडिडेट है, खरीद के बैठ जाएं। तो ये है आपके लिए राय आइबुल हाउसिंग पर। आइए आशु सर हमारे साथ है तैयार, बिगुल है उनके लिए स्प्रेड्स का, स्विंग के सुल्तान आशु मदार। गुड आफ्टरनून आशु सर, बताएं सर आपके स्प्रेड्स। देखिए अनिल जी, एक तो अपडेट है, पिछले हफ्ते बात हुई थी कि अगस्त सीरीज के 2 हीरो मेरे होंगे, सेल और नाल्को, तो दोनों ने एक अच्छा धमाल किया है।
इनमें से अनिल जी नाल्को में मुझे लगता है कि अभी भी बने रहना चाहिए। ये इसमें जिस तरह की कॉम्पोजिशन बन के आई है, ये मुझे लगता है कि जल्दी 100 रुपए क्रॉस करेगा। तो जो डिलीवरी उठा के बिल्कुल रखी हुई है या रखनी है या रख सकते हैं या पार्शली है, बिल्कुल कंटिन्यू करें। सेल में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। अनिल जी नई सीरीज के लिए मेरे पास अभी एक निफ्टी का स्प्रेड है और 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका बुल स्प्रेड बनाना है। पहला स्टॉक है अनिल जी इसमें वेदांता की अनिल जी मतलब वेदांता में एक बहुत अच्छी मूव आ चुकी है अनिल जी। पिछले हफ्ते हमने क्लाइंट्स को मतलब सबने कवर किया था, मेटल्स की सब बात कर रहे थे, पर इस मूव के बाद भी मुझे लगता है कि अगली मूव है उसको प्ले कैसे करना है। तो अनिल जी 300 रुपए की स्ट्राइक की वेदांता की कॉल को बाय करना है, जिसका भाव चल रहा है 22.5-23 रुपए 300 स्ट्राइक की, और 330 की 7.5 रुपए के अराउंड चल रही है, 2 बेचनी है। तो अनिल जी स्प्रेड की कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 8 रुपए। वेदांता की एक कॉल लेनी है 300 रुपए वाली और 2 बेचनी है 330 रुपए वाली, इसकी कॉस्ट आएगी 8 रुपए। 8 रुपए का मतलब 308 रुपए का वेदांता लॉन्ग हो गया, 316 ऑलरेडी चल रहा है और ये जो सेफ है ये 360 तक है। तो अनिल जी जो मूव बनी है मुझे लगता है कि वेदांता यहां से 340 तक भी जा सकता है। तो उस मूव को इनकैश करने के लिए ऑब्वियसली अनिल जी अगर नॉर्मल प्लेन वनीला लेंगे, एक तो स्टॉप लॉस का रिस्क और दूसरा इतनी बड़ी मूव के बाद डर लगता है 5 रुपए भी घटेगा, तो एक वो नॉर्मल थॉट जो आता है क्या मैंने हाईएस्ट पे तो नहीं ले लिया। तो उसको उस रिस्क को और उस फीलिंग को मिटिगेट करने के लिए इस मूव के बाद भी वेदांता में मुझे और 20-25 रुपए की चाल लगती है। उसके लिए 300 की एक कॉल लेनी है और 330 की 2 बेचनी है। कॉस्ट है 8 रुपए और सेफ है 360 तक। दूसरा स्प्रेड है अनिल जी, पिछली बार भी बनाया था, 2 बार बनाया था। पिछली बार जो अनिल जी मैं ब्रेकआउट देख रहा था वो नहीं हुआ, वो आज हुआ है। पिछली बार भी कोई लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में ही था बट बहुत मार्जिनल था। वो स्टॉक है अनिल जी टाटा पावर में अनिल जी 127, 28, 28, 29, 28 की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जिसको पार कर चुका है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी अब ये अगले 10 रुपए या 15 रुपए की मूव भी कर सकता है। तो टाटा पावर की भी अनिल जी बहुत अच्छा स्प्रेड बन रहा है। 130 रुपए की कॉल 6.25 रुपए के आसपास मिल रही है अनिल जी, 6, 25, 30, 35 और 140 की कॉल 2.25, 2.80 में बिकती है। तो अनिल जी अगर ये स्प्रेड हम बनाते हैं तो ये 80 से 90 पैसे में, सिर्फ अनिल जी 80 से 90 पैसे में मैक्स 1 रुपए में खड़ा हो जाएगा। 130 की एक कॉल, 140 की 2 कॉल, 1 रुपए की कॉस्ट और 150 रुपए तक सेफ है। तो अनिल जी अगर ये इसका अगला मूव जो आता है मुझे लगता है कि 128 से 10 रुपए की जो मूव बननी थी वो इसको 38 तक लेके जाएगा। तो अनिल जी इसमें जैकपॉट लग जाएगा, बड़ा लॉट साइज है 6700 शेयर का और अच्छा पैसा इसमें बन सकता है अनिल जी। 1 रुपए लगा के मुझे लगता है 4 से 5 रुपए मतलब 4 गुना प्रॉफिट मिल सकता है स्प्रेड के अंदर। तो टाटा पावर का दूसरा स्प्रेड है। तीसरा स्प्रेड है अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनिल जी 3 महीने से मैं स्प्रेड बना रहा हूं, आप शायद इतना ट्रैक नहीं कर रहे होंगे लेकिन मैं जब बनाता हूं तो ट्रैक करता हूं। 3 महीने से बना रहा हूं, तीनों महीनों में ये अनिल जी प्रॉफिट देके गया है। अनिल जी इस एक्सपायरी का स्प्रेड स्टेट बैंक का है। 420 रुपए की कॉल लेनी है 25 रुपए में, 420 की कॉल लेनी है 25 रुपए में और 450 की बेचनी है अनिल जी 11 रुपए के अराउंड। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 3-3.25 रुपए में। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 420 रुपए की स्टेट बैंक की एक कॉल लेनी है, 450 की 2 बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा सिर्फ 3-3.25 रुपए में। 3-3.25 रुपए का मतलब है अनिल जी 423 रुपए कॉस्टिंग आ जाएगी। 435-36 चल रहा है, ये सेफ है 480 रुपए तक। अनिल जी बहुत बढ़िया स्प्रेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 420 से लेके 480 रुपए तक कहीं बंद हुआ या बीच में कहीं ये जब एक कंसोलिडेशन आएगी मूव के बाद या मूव से पहले या मूव सेटल होने के बाद, तो अनिल जी बहुत बड़ा प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हो सकता है। सेफ्टी बहुत अच्छी है स्प्रेड की 480 रुपए तक। तो 3 अनिल जी स्टॉक के स्प्रेड है। एक निफ्टी का स्प्रेड है अनिल जी, अगर आप वो कहें तो मैं वो भी दे देता हूं और अगर इन 3 स्टॉक्स के बारे में कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज मेरे से आप पूछ लीजिए। ओके, तो 3 स्प्रेड्स हैं आशु सर की तरफ से। और आशु सर थोड़ी देर में आपकी एक मार्केट कॉल भी लेंगे क्योंकि बाजार में भी बढ़िया एक्शन बन रहा है। पर क्योंकि आपने वेदांता की बात करी तो एक बार जस्ट रिमाइंडर देना चाहता हूं कि वेदांता पर फ्राइडे को हमारे काफी एक्सपर्ट्स ने खरीदारी की राय दी थी और अनिल जी आप भी कई बार इसको रेकमेंड कर चुके हैं और रीसेंट रिकमेंडेशंस के टारगेट भी इस समय वेदांता पर आते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त मजबूती दिखा रहा है, आज खबरों में भी है। वेदांता पर आपका कोई फ्रेश व्यू अनिल जी? दीप 130 रुपए में जब ये पहला इनका डीलिस्टिंग ऑफर के वक्त का जो दाम था
₹87.40 पर डीलिस्टिंग ऑफर कंपनी लेकर आई थी और तब 130-135 के आसपास हमने बहुत स्ट्रांग और बोल्ड कॉल दिया था कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को इस ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और अपना शेयर नहीं बेचना चाहिए। आप और हमने मिलकर 1 घंटे का स्पेशल शो वेदांता की डीलिस्टिंग पर किया था। तब हमने कहा था कि अगर LIC ₹320 का दाम मानता है, जो कि प्रमोटर्स के बाद सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो हमें क्यों सस्ते औने पौने दामों में शेयर देना। आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर 320 का दाम है। अब आप फिर से सुन लीजिए, अब आप ये कहेंगे और मैं भी कहूंगा कि मेरा ₹320 का टारगेट तब का अब आ गया, लेकिन अब मैं फिर से कहूंगा कि 320 का दाम है, टारगेट आ गया है, लेकिन अब भी आपको बेचना नहीं है। फिर से सुन लीजिए, बेचना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताऊं। ये ₹320 का दाम और तब 320 का टारगेट हमने तब रखा, तब न कच्चे तेल में इतनी तेजी बनी थी, न मेटल्स में इतनी तेजी बनी थी, न कॉपर, जिंक, सिल्वर इतने तेज हुए थे। तब से लेकर अब तक मेटल साइकिल बहुत स्ट्रांग हो चुका है, कच्चा तेल बहुत मजबूत हो चुका है। तो उस समय अगर वेदांता का दाम 300-320 था तो जाहिर सी बात है अब और ज्यादा वैल्यू है। दूसरा, उस समय वेदांता के बॉन्ड्स औने पौने दामों पर ट्रेड करते थे, 30-40% डिस्काउंट पर जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स है वो ट्रेड कर रहे थे, डेट को लेकर जो चिंताएं थी। अब तो जिस तरह से कंपनी कमा रही है, आप देखिए 9-10 हज़ार करोड़ का ईबिटा अगर हर क्वार्टर में कंपनी करती, 40,000 करोड़ का कामकाजी मुनाफा करने वाली कंपनी का मार्केट कैप कैसे सिर्फ 1,10,000 करोड़ हो सकता है। तो अभी भी बहुत वैल्यू है और मेरा ये मानना है, मैं फिर से आपको बोल्ड लेटर्स में स्ट्रांगली कह दूं, वेदांता का हमारा रिवाइज टारगेट अब ₹450 से ₹400 का है। ₹350 के बाद इसे रिव्यू करेंगे। ₹400 तक के टारगेट के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं इसे बिल्कुल 100% होल्ड करके रखें। कहीं कोई बेचने की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये वेदांता पे मेरा क्लियर कट व्यू आपको फिर से बता दूं। आइए बढ़े आगे, उससे पहले एक बार जल्दी से एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे यानी कि कल के लिए जो शेयर हमने चुना है वो है नोसिल, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त ब्रेकआउट है और एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। इसका ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। नोसिल आउट परफॉर्म कर रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। ओवर टू राकेश। अनिल जी, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, जैसे कुणाल जी ने बताया है, ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है हमने, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट है। 267 का स्टॉप लॉस है, 280 280 पहला टारगेट, 285 285 दूसरा टारगेट। तो ये है आपके लिए नोसिल में खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। अगला बिगुल किरण जी के लिए और उसके बाद सचिन जी भी तैयार है अपनी बेहतरीन पिक्स के लिए। तो किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, दीप आफ्टरनून। बाय करना है टाटा पावर। अनिल जी, डिस्क्लेमर पहले जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हमारे क्लाइंट्स को सवेरे ही बाय करने के लिए सलाह दी है, डिलीवरी बेस्ड बाय करने की सलाह दी है। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक लगभग 145-150 तक अगले 10-15 दिनों में जाना चाहिए। जिस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, ये काफी अच्छा है। अगर फ्यूचर्स में बाय करते हो तो अभी 132.50 के आसपास है। आपका स्टॉप लॉस 129 का रहेगा और पहला टारगेट जो कि कल तक आना चाहिए वो है 138-139। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आशु जी को सुना इस शो में है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा लिमिटेड इंटरवेंशन से अच्छे स्प्रेड्स टाटा पावर में दिलाने चाहिए हमारे क्लाइंट्स को, जी बिजनेस के क्लाइंट्स को। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा व्यू उनको मिल जाएगा। जो कि मैंने फ्यूचर्स डिलीवरी के बारे में बात की, आशु जी ने स्प्रेड्स के बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहां पर टाटा पावर में खरीदारी करें। अगर आपके रिस्क लेने की ताकत ज्यादा है तो आप सीधे फ्यूचर्स खरीदें 129 के स्टॉप लॉस के साथ 139 के टारगेट के लिए। और अगर आप समझते नहीं कम रिस्क लेनी तो स्प्रेड जो आशु सर ने बताए उस पर फोकस करें। यह है आपके लिए राय। सचिन जी की तरफ से बिगुल सचिन जी के लिए BTS का, और उसके बाद हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ।
सचिन जी बताएं सर अपनी पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट्स। जिस तरीके से 2 हफ्ते का यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्मेशन था, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन अभी मैच्योर हो चुका है, तो मुझे लग रहा है 690 के ऊपर इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया आज के सत्र में। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 722 के आसपास के स्विंग एक्सपेक्टेशन होगी। सो पहला टारगेट होगा 722 का एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 735 का। खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट्स इस काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 687 पर। ओके 687 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी अदानी पोर्ट्स के काउंटर पर। और आइए इस बीच कार्बोरेंडम यूनिवर्सल के नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी चार्ट तैयार कर लें क्योंकि रिजल्ट्स बड़े जबरदस्त तोड़ फोड़ नजर आ रहे हैं। गजब का एक्शन स्टॉक में होता दिख रहा है। मार्जिन ओहो 10% से बढ़कर 17%, कमाल के मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल के। और मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़, और यही वजह स्टॉक आपको दिख रहा है मजबूत 5% ऊपर इस वक्त है। चार्ट्स कुणाल जी। अनिल जी जितने तोड़फोड़ नतीजे हैं उतने ही तोड़फोड़ उतना ही अद्भुत चार्ट है। अनिल जी बड़ा ब्रेकआउट है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, 700 के ऊपर निकल पड़ा है। मुझे लगता है कि 800 की ओर कूच कर रहा है, तो जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके चलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें। ये स्टॉक जो है पहला टारगेट 750 का होना चाहिए, 750 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिनके पास है होल्ड करें। तो 50 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। होल्ड करने की राय कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। आइए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं और हमारे संवाददाता जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में मैं जाता हूं एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। बताएं सर। अरे जी 750 ऑलमोस्ट हो गया था, तो मैं वही हाईलाइट कर रहा था। 749.9 का हाई है अनिल जी। ओके परफेक्ट। तो 750 का हाई लगाकर, हाँ बिल्कुल ये है स्टॉक कार्बोरेंडम यूनिवर्सल कमाल करता हुआ आज के सेशन में 749.90, 10 पैसे। हालांकि इस 10 पैसे का सिक्का ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरी तरफ से कुणाल जी को 10 पैसे का ग्रेस मार्क 0.10 रुपी। ओके ये है आपके लिए लेवल्स हाई कार्बोरेंडम यूनिवर्सल के। आइए चलते हैं दिल्ली, हमारे संवाददाता दानिश आनंद हमारे साथ है। दानिश के पास एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। दानिश बताइए क्या है खबर। गुड आफ्टरनून सर। देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए काफी बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिवली मेरे को अपने सोर्सेज से पता लगा है कि वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन डालने जा रही है, और जो ये पिटिशन डाली जाएगी वो पिछले महीने की सुप्रीम कोर्ट की रिकॉम्प्यूटेशन और रिकैलकुलेशन की जजमेंट को चैलेंज करने के लिए डाली जाएगी। अगर हम वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो डिमांड है वोडाफोन आइडिया से एजीआर ड्यूज कलेक्ट करने का वो है 58,000 करोड़ का, लेकिन वोडाफोन आइडिया की जो सेल्फ कैलकुलेशन है उसके मुताबिक उनका टोटल ड्यूज लगभग 22,000 करोड़ बनता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने अभी तक 7,000 करोड़ के करीब डीओटी को पैसे चुका चुके हैं, और वोडाफोन आइडिया का ये कहना है कि अभी तक इन्होंने जो पैसा चुकाया है वो उनकी तरफ से इनफ है। और इसी के चलते टेलीकॉम कंपनीज ने लास्ट मंथ भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, और लास्ट मंथ की जो जजमेंट चैलेंज करी गई थी वो पिछले साल की सितंबर 2020 की जजमेंट को चैलेंज किया गया था। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और बाकी टेलीकॉम कंपनीज को 10 साल का समय दिया है एजीआर ड्यूज को चुकाने का, और पहली डेडलाइन जो थी इस साल के 31 मार्च की थी वो सारी टेलीकॉम कंपनीज ने मिस कर दी है। लेकिन जहां तक वोडाफोन आइडिया की बात है तो उनके लिए काफी बड़ी खबर है, और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में वापस एक रिव्यू पिटीशन डालेगी और किसी न किसी तरह की रिलीफ सीख करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। ठीक बात है। तो रिव्यू पिटीशन की तैयारी वोडाफोन आइडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इनकार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि आप किसी तरह की कैलकुलेशन के बारे में सोचिए भी मत, लेकिन चूंकि लीगल हथियार अभी भी हैं वोडाफोन आइडिया के पास रिव्यू पिटीशन का, उसका इस्तेमाल कंपनी कर सकती है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते हैं आगे, तब तक ढेर सारा एक्शन और भी है आपके लिए। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले जल्दी से बिगुल आशु सर के लिए ले लेते हैं आशु सर की स्ट्रेटेजी इंडेक्स पर अगर कोई है तो। बताएं आशु सर। अनिल जी उससे पहले मैं एक चीज जरूर बोलूंगा। अभी आप वेदांता की बात कर रहे थे,
तो अनिल जी मतलब मैं आपको पिछले 2 साल से बहुत फॉलो कर रहा हूं और मतलब हम सभी करते हैं और बहुत लोग आपके कई स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी बात भी करते हैं, बहुत सारे आपके हिट्स भी रहे हैं, बहुत सारे आपके BSC CDSL टाइप फेवरेट भी रहे हैं। लेकिन अनिल जी जितनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और जितनी कंट्रोवर्सीज के बीच में एक तो वो सेक्टर और एक वो उसके साथ के जुड़े हुए कॉर्पोरेट एक्शन और बाकी सब मार्केट को लेके जितना कन्विक्शन आपने और जितना लंबा वेदांता में आपने किया है ना अनिल जी, उसके लिए मतलब मैं स्पेशल एप्रिसिएशन देना चाहता हूं आपको, क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सबके हिट्स एंड मिसेस होते हैं, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अनिल जी आपने इतने नीचे से और हर लेवल पे और किसी लेवल पे भी आपने इसको छोड़ा नहीं और हर बार इतना कॉन्फिडेंस दिया लोगों को। तो अनिल जी बहुत ही मतलब हैट्स ऑफ टू यू फॉर वेदांता, particularly not that there are not enough stocks to talk about, but this one is stand out for me. अनिल जी अब मैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं। अनिल जी आज मुझे लग रहा है कि जो 16,000 की तरफ जाने वाली बात बार बार होती थी, 900 को क्रॉस करने की, वो हर बार रह जाती थी, तो आज मुझे लग रहा है इंडेक्स वो ट्राई कर रहा है और शायद ये इस अटेम्प्ट में पॉसिबल है। लेकिन अनिल जी फिर वो यही से एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट क्या जो कंसोलिडेशन वाला एक्सीडेंट होता है और 150-200 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो अनिल जी 850 की निफ्टी 15,850 की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है ऑलमोस्ट 80 रुपए के करीब। तो 15,850 की एक लेनी है, 15,950 की 2 बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 32-33 रुपए। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 18 रुपए। सो 18 रुपए से मैं अनिल जी मैं ट्राई करना चाहता हूं कि ये ब्रेकआउट दिख रहा है कि नहीं। अगर आज 850 के ऊपर निफ्टी बंद होता है तो शायद हम 16,000 को अटेम्प्ट करेंगे या 950 से 16,000 की तरफ जाएंगे। तो अनिल जी सिर्फ 18 रुपए लगा के 15,850 की एक कॉल लेनी है, 15,950 की 2 कॉल बेचनी है, कॉस्ट है 18 रुपए और ये स्प्रेड सेफ है थर्सडे की एक्सपायरी तक 16,050 तक, और नीचे में वर्स्ट केस में 18 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अनिल जी ये वर्थ ट्राइंग है और अगर अगला 100 पॉइंट बढ़ गया तो इस जैकपॉट लग सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो ये है 15,850 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, इन द मनी कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन, जो कहना है कहते हैं। 15,900 के 2 बेचे सामने, यहां पर 18 रुपए में ये एक स्ट्रेटेजी बनाने की राय है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो काम हो जाएगा आपका। आइए, काम होने की तैयारी है। 3 चीजें बैक टू बैक आ रही है, सुमित जी का सुपरहिट, सेठी साहब की बेहतरीन पिक्स और उसके बाद 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सुमित जी के लिए सबसे पहले बताएं सुमित जी। अनिल जी मेरे पास जो भी स्टॉक है उसका भाव चल रहा है 141 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्शन के बाद स्टॉक में मूव स्टार्ट हुआ है और गैस वाले स्टॉक्स के अंदर आज एक मोमेंटम बन भी रहा है। तो गेल के अंदर मेरे को लगता है कि स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 137 138 के पास है। 137 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को लगता है स्टॉक के अंदर 147 और 150 ये लेवल्स जल्दी ही 3-4 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गेल के अंदर। 137 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, 147 से 150 तक के टारगेट हो सकता है इसी हफ्ते में हमको स्टॉक के अंदर देखने को मिले। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 142.50 वाला कॉल अभी CMP 510 ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 3 रुपए 50 पैसे इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 7 रुपए से लेकर 8.5 रुपए तक के लेवल 142.50 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल के हिसाब से 147 से 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गेल के अंदर। तो गेल में खरीदारी, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। 147 150 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। 2:30 बजे का वक्त, मुलाकात करते हैं सेठी साहब से। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है सेठी साहब आपका। एक ही चीज कहूंगा मैं आपको, गिराने के लिए मैं 8-10 स्टॉक गिरा सकता हूं जो बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। आपके सारे के सारे लेटेस्ट है। 290 रुपए में आपने जो वेदांता का खरीदारी करने की राय दी थी आपने हमने साथ में, उसके बाद ये देखिए 320 हो गया। लेकिन एक ही सेंटेंस में कहूंगा, यू आर फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स। जितने भी सिलेंडर हैं आपके, कितने हैं वो आप जाने, लेकिन कमाल कर रहे हैं। सारी पिक्स तगड़ी चलती हुई दिख रही है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया पिक्स आपकी आती दिख रही है। बताएं सर आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू सो मच अनिल जी वेदांता के लिए रिमेम्बर करने के लिए। मैंने फ्राइडे को पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे 290 को के भाव में प्री मार्केट रिकमेंड किया था और बाजार खुलने के बाद 290-91 में मिल भी रहा था। और आज फ्राइडे से लेके मंडे, मतलब एक ही ट्रेडिंग डे हुआ है,
और 320 के लेवल्स आ गए हैं, बट अभी भी इसको रखना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, इस स्टॉक को बिल्कुल रखना है। जिस तरह से क्रूड में तेजी, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर सब में तेजी मुझे लगता है दमदार, और वैल्यूएशन के लिहाज से कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स बहुत अभी भी सस्ता लग रहा है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना है। अनिल जी, आज 2 स्टॉक है खरीदारी करने के, और कैश मार्केट से ही है। जो एक्शन है वो कैश मार्केट में ही है अनिल जी। निफ्टी भले ही आज 90 पॉइंट ऊपर है, बट कैश मार्केट के अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स तो 8-8%, 10-10% एक ही दिन में चलते हैं। तो आज जो कैश मार्केट का मेरा अनिल जी पहला स्टॉक है, एक बहुत ही दमदार सॉलिड कंपनी है। कंपनी का नाम है इनियोस स्टाइरोल्यूशन, जो इनियोस स्टाइरो के नाम से ट्रेड होता है। 1430-32 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये भारत की एक लीडिंग एबीएस बनाने वाली कंपनी है। ये एबीएस जो प्रोडक्ट है ये ऑटो और होम अप्लायंसेस इन दोनों सेगमेंट में यूज होता है। यूके बेस्ड पेरेंटेज है। पेरेंट के हिसाब से कोई इस कंपनी एक बहुत ही सॉलिड मैनेजमेंट वाली कंपनी है, और जिस तरह से एबीएस के डिमांड बढ़ रही है और एबीएस के प्राइजेस में उछाल है, इसका परफॉर्मेंस पिछले 2-3 क्वार्टर से तो दमदार रहा है, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। मार्च क्वार्टर के नतीजे देखिए, पैट आया था 161 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 4 करोड़ का पैट था। और इसी तरह की एक और कंपनी है बीईपीएल, जिसने हाल ही में अपने नतीजे ऑलरेडी जून क्वार्टर के घोषित कर दिए। आज उस स्टॉक में भी देखिए पिछले 2-3 दिनों में एक शानदार तेजी देखने को मिली है रिजल्ट के बाद। आज अपने ईयरली हाइस पे वो भी ट्रेड कर रहा है करीबन 195-96 के लेवल पे। ये स्टॉक 1570 के अपने हाइस लगा के करेक्ट होके इन लेवल्स पे 1430-35 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसके भी इस क्वार्टर के नतीजे दमदार होंगे। इस स्टॉक में खरीदारी करनी है। फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च क्वार्टर में था 31-32% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39%। एक ऑलमोस्ट जीरो डेट वाली कंपनी है। एबिटा मार्जिन से 24%। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 1500 का टारगेट है। स्टॉप लॉस है 1390 रुपए का। 1390 का स्टॉक है और 1500 के टारगेट के लिए आइनियोस स्टाइरोलेशन, ये वो स्टॉक है जो हमें भी पसंद है और हम इसे मालामाल वीकली में रिकमेंड भी कर चुके हैं। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी, और बाकी सारे कारण तो आपको बता ही दिए सेठी साहब ने। यहाँ पर तेजी बनने के पूरे आसार। बेहतरीन स्टॉक। सेठी साहब बताएं दूसरा शेयर आज के लिए। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये सेक्टर बहुत प्रोमिनेंस में है पिछले कुछ दिनों से। रियल एस्टेट से रिलेटेड सेक्टर है। कंपनी का नाम है एशियन ग्रेनिटो इंडस्ट्रीज, जो कि एशियन टाइल्स के नाम से सिंबल से ट्रेड होता है। 183 का अभी करंट प्राइस चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि टाइल्स के अलावा मार्बल और क्वार्ट्ज, फिर सैनिटरी वेयर, फॉसेट, इस तरह के सब प्रोडक्ट्स बनाती है। और दमदार एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लाइंट लिस्ट है। जितने भी बिल्डर्स हैं उनके साथ इनका, वो सब इनके क्लाइंट्स हैं। और जैसे हम देख रहे हैं, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है बिल्कुल फोकस में है। आज खबरें आ रही थी कि पिछले 10 साल में हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन इस जुलाई के महीने में हुआ है, और जो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है वो आज 11 साल के हाई पे है। तो उस तरह की तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में है। तो उससे जिन सेक्टर को फायदा होता है वो होम बिल्डिंग मटेरियल का सेगमेंट है, और वहां से ये कंपनी मैंने पिक करी है। मार्केट कैप है सिर्फ 625 करोड़ का। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। पीई है 11 का, जो कि आप पीएस को देखेंगे तो 45-50 के पीई पे कोट करते हैं। मार्च क्वार्टर दमदार था, 19 करोड़ का पैट वर्सेस 6 करोड़ लास्ट ईयर। और बाकी कंपनी ने बैलेंस शीट की क्वालिटी को भी सुधारा है। अपने कर्ज को रेगुलर इंटरवल पे पिछले 3-4 क्वार्टर से कम कर रही है, और इसको आज पिक करने के पीछे भी कारण है। 6 तारीख को इसके नतीजे आने, 6 तारीख यानी कि फ्राइडे को। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। 200 रुपए का मेरा इसमें टारगेट है, और स्टॉप लॉस रखना 175 जी। ओके, 200 रुपए का टारगेट है। लेकिन सेठी साहब 6 तारीख को नतीजे आने वाले, उससे पहले एक काम और होने वाला है, और वो है 4 तारीख को एक और कंपनी। वैसे 4 तारीख को 4 आईपीओ खुल रहे हैं, और उसमें से एक है टाइल्स की कंपनी एक्सारो टाइल्स, उसका आईपीओ खुल रहा है। हो सकता है उससे पहले सारे टाइलिंग स्टॉक्स, टाइल्स से रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिखें। एक्सारो टाइल्स ये खुलने जा रहा है 4 तारीख को, तो एक कारण वो भी बन सकता है यहां पर इस पूरे स्पेस में, सेक्टर में, स्टॉक्स में तेजी करने का। तो ये एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। तो दीप ये है पूरा का पूरा एक्शन। एक और स्टॉक दीप जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है तमिलनाडु पेट्रो। यहां पर भी 25 मई को रिकमेंड किया गया था हमारी टीम की तरफ से एसआईपी स्टॉक में। 94 रुपए में 140 रुपए पर आता दिख रहा है। लगभग 50% के रिटर्न आपके लिए
5 हफ्तों में आते हुए दिख रहे हैं। ये है टीएन पेट्रो भी कमाल करता हुआ दिखा, इसके भी रिजल्ट्स आने और रिजल्ट्स बहुत दमदार होंगे, आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। आइए दीप, अब अगर आप तैयार हैं तो 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी पर काम किया जाए। सर मैं भी तैयार हूं और साथ ही बिगुल भी तैयार है। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर हल्की सी सुस्ती अभी अभी आई है, स्पेशली बैंक निफ्टी में आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों में वीकनेस आती हुई दिखी है। वैसे अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कुछ मूड माहौल बिगड़ा नहीं है। 250 अंक डाउ फ्यूचर्स शो की शुरुआत में ऊपर था, अभी भी उतनी तेजी दिखा रहा है, 0.5% की। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद आज आपको 0.5% ऊपर दिख रहा है। यूरोप में अच्छी शुरुआत हुई है, आधे से 1% ऊपर आपको यूरोप के बाजार दिख रहे हैं इस समय। और एशिया में भी मजबूती दिखी है, हांगकांग 1% ऊपर था, चाइना और जापान लगभग 2% की तेजी लगाते हुए दिख रहे हैं। तो भारतीय बाजारों में भी हमने अब तक स्ट्रेंथ देखी है और ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत हैं। थोड़ा ये बैंक निफ्टी में डिप जरूर आया है सर, क्या करना चाहिए इस समय? और डिप का इंतजार करके खरीदारी निचले स्तरों पर। दीप देखिए, लगातार आज सुबह से मैं एक ही बात कर रहा हूं, अगर 100 पॉइंट 125 पॉइंट गैप से खुल रहा है तो उसके बाद हमें नहीं खरीदना है। 15,875 से 15,950 ये ऊपरी रेंज है, एक बार पार होने दे। देखिए स्टॉप लॉस एक ही बार ट्रिगर होगा, लेकिन इस बीच में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो उससे पहले 2 4 5 राउंड आप कर जाएंगे और वो राउंड होते हुए दिखते हैं, हो भी रहे। देखिए आखिरी ये जो बिकवाली आ रही है, मुझे कोई आश्चर्य और ताजुब नहीं है कि क्यों आ रही है, और इसे मैं बिकवाली भी नहीं मानता। इसको हल्का फुल्का करेक्शन, लॉन्ग पोजिशन हल्की होना, प्रॉफिट बुकिंग करना, उसे मानता है, वो ठीक है। 15,800 825 के आसपास आए तब आप फिर से फ्रेश खरीदारी कीजिए। देखिए खरीदारी तो करनी है, खरीदारी करने के बाद हम 15,700 के लेवल पर भी कर रहे थे, उसके नीचे एक दिन मूड बिगड़ा, तब भी हमने कहा बिल्कुल डरिए घबराइए मत, जब तक 15,575 के नीचे बंद ना हो हर एक लेवल पर खरीदारी करनी है। पिछले हफ्ते भी जब प्रॉब्लम ये, लोग एक दिन की गिरावट से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि आदत नहीं है हमें लाल निशान में बाजार को देखने की। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आप सही लेवल पर एंटर कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, और सही लेवल पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इंडेक्स में तो भी चिंता की बात नहीं है। तो पहली चीज निफ्टी पर बात करते हैं। निफ्टी 15,800 के नीचे नहीं जाएगा, ये इत्मीनान रखिए। तो अब 15,800 825 के आसपास आए, वहां पर खरीदारी करनी है। क्यों करनी है वो बता दूं। 74 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है 15,800 के पुट पर, जिसमें से 48 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, यानी कि मजबूत सपोर्ट के तौर पर 15,800 है, और ऐसे में वहां पर आते ही खरीदारी करनी है। 15,800 15,825 परफेक्ट रेंज है। ऊपर में 15,900 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 59 लाख शेयरों का, वहां पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, जो कि अभी भी आई है। 15,890 से आप वापस से घूम गए, 40-50 पॉइंट वहां से मिल गए, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी, उसके लिए आप तैयार रहे। 15,962 हमने हाईएस्ट लेवल देखा है, और क्लोजिंग बेसिस पर 15,924 देखा है। तो 15,925 15,950 एक तरह से कह सकते हैं कि रुकावट का जोन है। 16,000 के पार निकलकर टिकेगा तो रेंज को ब्रेकआउट मानेंगे, तब और दम लगाकर जम के खरीदारी करेंगे। अदरवाइज जो 2 बजे का है, जो सुबह का है, वही अभी भी कहूंगा 15,900 के आसपास नहीं खरीदेंगे, नीचे ही खरीदेंगे, वहां प्रॉफिट बुकिंग करने का राय है। बहुत नहीं गिरेगा ये भी फिर बता दूं, क्योंकि 15,800 पे पुट पर तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ही, कॉल्स भी 53 लाख शेयर हैं 15,800 के। तो जैसे आप 15,800 के नजदीक पहुंचेंगे, कॉल राइटर्स को भी तो अपनी शॉर्ट काटनी है, तो दोनों तरफ से मौका मिलेगा। तो अब आपके लिए रेंज 15,800 15,900 है, इसे आपको ट्रेड करना है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 34,800 एक थोड़ा सा बाधा बन रहा है। 34,800 से 35,000 इस रेंज को पार करना बैंक निफ्टी के लिए मतलब बड़ा माउंट एवरेस्ट जैसा टास्क होता दिख रहा है। 34,800 के कॉल्स पर 20 लाख शेयर हैं, 35,000 पे 23 लाख शेयर हैं। तो 34,800 से 35,000 की रेंज में तगड़ी कॉल राइटिंग होकर रखी है। अब ये कंजेशन जोन बनता जा रहा है नीचे की तरफ। 34,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में था, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी नीचे की रिस्क तो खुली हुई है, लेकिन अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा लॉन्ग पोजीशन है नहीं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। तो आपके लिए रेंज ये होगी नीचे में 34,400 34,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर में 34,800 35,000 स्ट्रॉन्ग रुकावट का लेवल। ये इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको बोर कर देगा, कुछ नहीं होने देगा। तो फिलहाल आराम से बैठें, 34,500 के नजदीक आए तब खरीदने का सोचें, 34,800 34,900 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने का सोचें, ये आपके लिए स्ट्रेटजी होगी। तो वेट एंड वॉच करें, कोई चिंता नहीं। निफ्टी पर ज्यादा कंफर्टेबल हूं खरीदारी करने के लिए। आज से शुक्रवार को भी हम दीप यही बात कर रहे थे कि खरीदना है तो निफ्टी खरीदना है, आज भी यही बात करें। 15,800 15,825 के रेंज में आखिरी मिनटों में मिलता है, तो वहां पर खरीदारी करके डेफिनेटली जाना चाहिए। नहीं तो आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है, आप आराम से स्टॉप लॉस या हेजिंग के लिहाज से कल के लिए भी होल्ड करें, कोई चिंता की बात नहीं। 3:20 पर हम इस स्ट्रेटेजी को फिर से रिवाइज करेंगे। जी दीप।
बिल्कुल सर, तो 320 को फिर से रिवाइज करेंगे। फिलहाल जैसा अनिल जी कह रहे थे सुबह भी, निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी के मुकाबले, और वहां पर आपको डिप मिले तो जरूर खरीदारी करें। फिलहाल थोड़ा डिप आपको बैंक निफ्टी में ज्यादा आते हुए दिख रहा है, पर सपोर्ट्स पर बाजार है, वहां से हमेशा आप देखते हैं कि स्ट्रेंथ भी लौटते हुए दिखती है। आइए फिर नजर डालते हैं कहां पर और एक्शन बन रहा है इस बाजार में। आज सुबह बात कर रहे थे वागले साहब पीरामल एंटरप्राइजेस की, और जबरदस्त तेजी ये काउंटर दिखाते हुए गया है। अब बढ़िया उछाल है। किरण जी एक बार जरा राय दे, पीरामल पर 7% ऊपर है काउंटर, क्या चल रहा है इस चार्ट में? दीप, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न बनते नजर आ रहा है। पिछले लगभग 1 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और जिस तरीके से ये मूव आई है, मेरा मानना है कि काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। इधर से मुझे लगता है कि इधर से और मूव बिल्कुल देखने को मिल सकती है। दीप, थोड़ा सा इधर इशू है, मेरा पावर चली गई है इधर, तो मुझे चार्ट्स एकदम से देखे ही नहीं दे रहे, तो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, आप वेट करते हैं आपका पावर इश्यू तब तक रिजॉल्व हो जाए। वैसे आज पावर स्टॉक्स बढ़िया तेजी में, बट सिर्फ अपडेट देना था। पीरामल एंटरप्राइजेस जो मैं अपडेट ले रहा था किरण जी से, 2500 का टारगेट आज सुबह वागले साहब ने दिया था, उसके ऊपर स्टॉक आपको आते हुए दिख रहा है। 2500 और 2520 के टारगेट से 2500 पर आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है। तो दमदार कॉल, जो आज ओपनिंग शो की लास्ट कॉल थी, वहां पर आप देख रहे हैं 7.5% की तेजी पीरामल एंटरप्राइजेस में इस समय बनती हुई दिख रही है। पर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एनएससी ने लिमिट्स लगा दी हैं एक्सचेंज पर। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, लॉट साइज लिमिट, एक बार में आप कितना बड़ा ट्रेड ले सकते हैं इंडेक्स पर और साथ ही स्टॉक्स में भी, वायदा कारोबार की ये लिमिट्स हैं। आइए जरा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या एक्शन लिया गया है और ऑफकोर्स इसका इंपैक्ट क्या होगा? डेफिनेटली दीप, हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि किस तरह से आपको देखने मिल रहा था कि निफ्टी अचानक से 15,500 पे पहुंच जाता है, अचानक 16,500 पे पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉलेटिलिटी है उसको कर्व करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए एनएससी ने ये जो लिमिट्स है उसको लगा दी है लॉट साइज पे। ये सिर्फ इंडेक्सेस पे नहीं है, यानी कि एनएससी निफ्टी 50 पे है, बैंक निफ्टी पे है, निफ्टी फाइनेंशियल्स पे है, इसके अलावा स्टॉक्स पे भी ये लिमिट लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉलेटिलिटी है उसको कम करने के लिए और इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने के लिए ये जो लिमिट्स है उसको लगाया गया है। अब किस तरह की लिमिट लगाई है? दरअसल एनएससी ने काफ़ी सारी रेंज रखी है जिस पे लिमिट लगी होगी, जैसे कि इंडेक्स लेवल की जो रेंज है 0 to 5750, 5750 से 8625, इस तरह की एक रेंज डिसाइड की है और उस पर क्वांटिटी फ्रीज कर दी है। अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो निफ्टी जिस लेवल पे है उस लेवल के मुताबिक जो क्वांटिटी फ्रीज है वो 2800 की है, और ये क्वांटिटी फ्रीज आपको कहीं ना कहीं निफ्टी फाइनेंशियल पे भी देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी क्योंकि अभी करीब 34-35 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसकी जो क्वांटिटी फीस है 1200 की है, यानी कि आप एक बार में करीब 1200 के आसपास की ट्रेड जो है उसको ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे एक बार में। ये मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन एक बार में इतना ही कर पाएंगे। दूसरा, जो स्टॉक्स के ऊपर इन्होंने फ्रीज लगाई है उसमें भी काफ़ी सारे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि अगर आपको वहाँ पे जो फ्रीज है उसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि मार्केट वाइड पोजीशन जो है वो तो या 1% तक रहनी चाहिए, या फिर जो नोशनल वैल्यू है वो करीब 2.5 करोड़ के आसपास तक रहनी चाहिए, और इन दोनों में से जो सबसे कम रहेगा उसके बेसिस पे जो फ्रीज है उसको लगाया जाएगा। अगर आप इनका डिस्क्लोजर निकाल के देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके इसको बताया भी गया है कि किस तरह से आपकी क्वांटिटी फ्रीज होगी। अब इसमें अच्छी बात यह है कि हमेशा एनएससी इसको चेंज करता रहेगा, और खासकर महीने दर महीने ये जो क्वांटिटी फ्रीज है इसको चेंज किया जाएगा, और इसकी एक एक्सेल शीट है स्टॉक्स के साथ जिसको अपलोड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़े कदम है एनएससी की तरफ से लगाए गए हुए। हाँ, और एक बात और याद रखिए, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है ना तो भी ये जो क्वांटिटी फीस का नंबर ऑफ जितने फ्रीज किए जाने वाले हैं वो चेंज होंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी कॉर्पोरेट एक्शन होगा तो जाके उस स्टॉक में देख लीजिए कि नई क्वांटिटी फ्रीज क्या है। लेकिन हाँ, इस वॉलेटिलिटी को रुकाने के लिए, इस सो कॉल्ड मैनिपुलेशन को रुकाने के लिए ये कदम उठाया गया है क्वांटिटी फ्रीज का, जिसका कुछ हद तक फायदा जो है ये आप देखते हैं ना बड़े बड़े स्विंग्स उसको कर्व करने में होगा। तो ये है एफएनओ शेयरों पर और साथ ही इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स पर भी लिमिट वाला मामला। आशीष सर, आप कैसे देखते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि एनएससी ने ऐसे किया होगा?
अनिल जी, सिर्फ मैं आज आपको मॉर्निंग कमेंट्री आपकी सुन रहा था, उसमें जो आपने निष्कर्ष निकाला है बिल्कुल वही है कि इसको वॉलिटिलिटी को और रोकने के लिए, और जो आपने बताया कि फ्री ट्रेड या कुछ गलत हो जाता है, बट इसमें दिखते हैं अनिल जी, मतलब जो मैं एनालाइज कर पाता हूँ एज एन आउटसाइडर, वो इस चीज को ये कर सकता हूँ जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एल्गो वालों को फायदा हो सकता है, एल्गो वालों को नुकसान हो सकता है कि मतलब आई डोंट नो कि अगर वो इस चीज को मतलब थोड़ा टाइम तो डेफिनेटली ज्यादा लगेगा ही, बट अनिल जी इसमें एक और चीज दिखती है, इसमें जो डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेज हैं जिनमें पर ऑर्डर ट्रेड होता है, उनके लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि पर ऑर्डर अगर साइज कम हो गया तो उनको जो एक ऑर्डर में होता था वो 2 ऑर्डर में होंगे या ज्यादा मतलब ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो उस एंगल से उनके लिए बेनिफिशियरी भी है। सो आई डोंट नो मतलब ये तो एक कोलेटरल बेनिफिट उनको मिल रहा है, बट मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि ये रीजन होगा, बट ये 2 चीजें जो निकल के आ रही हैं वही है कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए या फ्री ट्रेड को रोकने के लिए या एल्गो का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या उसको कंट्रोल करने के लिए कि कहीं कोई ऐसा कोई मिसहैप ना हो जाए, और तो अनिल जी कोई ऐसा रीजन समझ नहीं आता, बट ये जो 2 आउटकम्स हैं वो ये है। ठीक बात है। तो थोड़ा सा जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है, जो पर ऑर्डर अपनी फी चार्ज करते हैं, ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, उनके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, फायदा उन्हें होगा। देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, किस तरह से क्या होता है, और क्या वाकई में थोड़ी मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है या फिर इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन एक चीज तय है कि अगर ऑर्डर छोटे जाएंगे तो कम से कम फ्री ट्रेड होना बंद हो जाएंगे, ये बात पक्की है। तो अब ये फ्री ट्रेड के जमाने गए, जो देख लिया आपने देख लिए, अब नहीं दिखेंगे। अब 2800 निफ्टी बेच के क्या हो जाने वाला है, कौन सा 2800 निफ्टी बेच के फ्री ट्रेड कर लेगा कोई, तो ये छोड़ दीजिए, ये एक बड़ी चीज है। आइए बढ़ते हैं आगे। ब्रजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ है इस वक्त, और ब्रजेश ने पिछले हफ्ते एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की कि किस तरह से सेबी मर्चेंट बैंकर से नाराज है, क्योंकि मर्चेंट बैंक नाम के लिए अपने आईपीओ में प्राइस बैंड रख रहे हैं, ये काम के हैं नहीं, छोटे से प्राइस बैंड 84 रुपए 50 रुपए। अरे भाई, प्राइस डिस्कवरी के लिए सेबी ने जिस इरादे से प्राइस बैंड की घोषणा की थी वो पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन इसी पर कुछ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस स्टोरी को लेकर आते हुए दिख रहे हैं ब्रजेश हमारे साथ बताने के लिए। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, जैसा कि हमने गुरुवार को बताया था कि किस तरह से प्राइस बैंड को इतना छोटा रखा गया है कि बुक बिल्डिंग जो है एक तरह से फॉर्मेलिटी रह जाती है, तो इस मामले को उठाया गया था हमने, और जिसके बाद हमें ये जानकारी मिली है कि ये मामला जो है वो सेबी की प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है उसके सामने गया है, जहां पर भी इसको लेकर के चिंता जताई गई कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और एक तरह से मर्चेंट बैंकर्स को आगाह किया गया कि वो इस प्रवृत्ति से बचें, वरना सेबी को ये करना पड़ेगा कि एक फिक्स्ड परसेंटेज रखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट गैप जो है अपर बैंड में और लोअर बैंड में बना रहे। तो इस तरह की एक हिंट और वार्निंग कह लें कि वो गई है मर्चेंट बैंकर्स को, और उसके बाद जो इश्यूज आएंगे उन पे ये रिफ्लेक्ट होते दिखेगा कि जहां पर जो प्राइस बैंड है उसमें ठीक ठाक अंतर होगा, ताकि बुक बिल्डिंग वाकई में प्राइस डिस्कवरी का एक जरिया बन पाए। तो एक तो ये अपडेट है। दूसरी बात ये कि हमने उस दिन जब ये स्टोरी की थी तब हमने इस पर फोकस नहीं किया था कि मर्चेंट बैंकर्स आखिर कौन कौन थे जो प्रमोटर्स के साथ मिलकर इस तरह का प्राइस बैंड तय कर रहे थे। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि इसमें किस इशू में कौन से मर्चेंट बैंकर से किनका इसमें हाथ था। अब प्रमोटर तो हमेशा ये चाहेगा कि उसको ज्यादा इशू से पैसे मिले, लेकिन जो मर्चेंट बैंकर है उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो गाइड करें ताकि मार्केट जो है वो कहीं डिसरप्ट ना हो, जो सेबी का इंटेंट है उस पर किसी तरह की आंच नहीं आए। तो ये मैं बताने जा रहा हूं आपको इशू के हिसाब से किस इशू में कौन कौन मर्चेंट बैंकर था। अब पहले नाम लेता हूं मैं स्टोव क्राफ्ट का, जिसका प्राइस बैंड था 384 से 385 रुपए। इसमें मर्चेंट बैंकर था एडलवाइस कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल। होम फर्स्ट फाइनेंस, इसका 517 से 518 रुपए का प्राइस बैंड था। यहां पर एक्सिस कैपिटल, क्रेडिट स्विस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कोटक कैपिटल थे। इसी तरह से आईआरएफसी का जो इशू आया था 25 से 26 रुपए प्राइस बैंड था, और इसमें जो मर्चेंट बैंकर थे वो दाम कैप था, एचएसबीसी सिक्योरिटीज था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज था और एसबीआई कैप का नाम था। हेरनबा इंडस्ट्रीज, यहां भी 626 से 627 रुपए का प्राइस बैंड था, और यहां पर जो मर्चेंट बैंकर थे वो एमके ग्लोबल और बीएनके सिक्योरिटीज था। एमटीआर टेक्नोलॉजीज 574 से 575 रुपए का प्राइस बैंड था, और यहां पर जो मर्चेंट बैंकर था वो जेएम फाइनेंशियल था और आईआईएफएल सिक्योरिटीज था।
इसी तरह से इजी ट्रिप प्लानर्स 186 से 187 रुपए का प्राइस बैंड था और यहां मर्चेंट बैंकर था एक्सिस कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल। इंडिगो पेंट्स 1488 से 1490 रुपए का प्राइस बैंड था और यहां पर जो मर्चेंट बैंकर था कोटक कैपिटल, एडलवाइस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये कुछ सैंपल्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि खाली इन्हीं मर्चेंट बैंकर्स ने किया है, बल्कि अगर आप देखें तो फरवरी से लेकर के और मई के बीच में ज्यादातर जो इश्यूज आए थे वहां पर इतना ही टाइट जो है प्राइस बैंड रखा गया था। इस बारे में हमने जो मर्चेंट बैंकर्स का एसोसिएशन है AIBI, उनके चेयरमैन को हमने ईमेल किया और इसके अलावा AIBI के CEO को भी हमने ईमेल किया और उनसे 3 सवाल पूछे थे कि आप ये जस्टिफाई कीजिए कि ये प्राइस बैंड किस तरह से तय किया गया, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या जो इंटेंट है बुक बिल्डिंग का वो इससे पूरा होता है। लेकिन हमें अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला, शायद कोई जवाब हो भी नहीं। कोई बात नहीं ब्रजेश, आपको जवाब नहीं दिया, चिंता न करें, जब सेबी पूछेगी तो लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि सेबी की नजर है और नजर है तो वो नजर हटेगी नहीं। और अब मर्चेंट बैंकर्स को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों इन आईपीओ में छोटे प्राइस बैंड के लिए अपनी कंपनियों को, प्रोमोटर्स को तैयार किया है। तो जो सेबी का इरादा है कि आईपीओ का प्राइस बैंड आप इन स्प्रिट भावनाओं के साथ उसे पालन करें, उसके विपरीत आप प्राइस बैंड बहुत ही कम रख रहे हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आए हैं सामने, आपके सामने लिस्ट पूरी है इस वक्त। तो ये है आपके लिए पूरे प्राइस बैंड वाले। अच्छा, तो ये इस खबर पर हमारी और नजर बनी रहेगी और इरादा एक ही है कि आईपीओ में प्राइस बैंड प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और छोटे इन्वेस्टर्स को उसका पूरा प्रॉपर फायदा मिलना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बताना और बात करना जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहले सुमित जी को धन्यवाद, क्योंकि सुमित जी ने अभी सुमित जी ने एक मुझे मैसेज किया है और मैसेज करके एक्सक्यूज जी हटा दें एक बार। सुमित जी ने एक मैसेज करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है और सुमित जी पहले तो थैंक यू वेरी मच कि मेरे नाम से कोई एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है और उसमें 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो मैं वैसे तो पहले भी कई बार कह चुका हूं, फिर से एक बार हमारे दर्शकों को कह दूं कि मेरा अपना या जी बिजनेस का, हम दोनों का किसी तरह का कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। और हमने चेक किया तो उसमें बहुत सारी कॉल्स भी जा रही हैं हमारे नाम से कि हमने ये एडवाइस किया है, वो एडवाइस किया है। न तो मैं पर्सनली किसी को एडवाइस करता हूं, जो कुछ एडवाइस है वो टीवी पर है, पर्सनल बेसिस पर कहीं कोई एडवाइस नहीं है, और कहीं कोई मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, कहीं कोई मेरा सिग्नल चैनल नहीं है, कौन कौन से जो भी आपके चैनल्स होते हैं। तो जो कुछ भी मेरी एडवाइस है या जी बिजनेस की एडवाइस है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। हाँ, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर देख सकते हैं, हमारी ऐप है जी बिजनेस की, वहां पर देख सकते हैं, लेकिन वहां पर अलग से किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं। वही एडवाइस आपको जो मिलती है, जो टीवी पर है, वही एडवाइस वहां पर भी जाती है। तो प्लीज आप जो ये 10,000 लोग जो शायद मेरे नाम से भरोसा करके इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज सावधान हो जाएं। मेरा कहीं कोई टेलीग्राम चैनल कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक किसी तरह का आज तक बनाया ही नहीं, आज तक नहीं बनाया। न कोई सिग्नल पे भी बनता ही नहीं, बनता मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम टेलीग्राम पे, सिग्नल पे मैं कहीं भी किसी तरह का कोई चैनल, किसी को कोई एडवाइस करने का काम करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जो कुछ भी साइबर सिक्योरिटी के साथ में जो हमें जो कुछ भी एक्शन लेना है वो तो हम लेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्योंकि सुमित जी ने हमारी नज़र में ये लाए हैं ये मैटर, तो हमने कहा एक बार आपको अलर्ट और आगाह कर देना जरूरी है। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोपहर में मुझे ये मैसेज करके भेजा और कहा कि आपके नाम से देखिए ये सब चल रहा है, तो मैंने कहा चलिए हमारे दर्शकों को आगाह कर दिया जाए, खबरदार कर दिया जाए। थैंक यू सर। अनिल जी देखिए, ये जरूरी था बताना और अच्छा किया आपने बताया। अनिल जी, बहुत लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो चल रही है उनको अननेसेसरी फॉलो ना करें, क्योंकि वो खुद ही अपना पैसा गवाते हैं। अनिल जी, इसी बहाने में ये भी बोलना चाहूंगा कि मेरे नाम से भी कुछ चैनल चल रहे हैं टेलीग्राम पे, तो प्लीज आप सोच समझ के फॉलो करें। आप हर किसी चैनल को फॉलो ना करें, अदरवाइज लॉस आप ही का होगा उसके अंदर। बिल्कुल, अभी भी मेरी टीम ने भी भेजा, कम से कम 10-12 चैनल तो दिख रहे हैं। जी बिजनेस अनिल सिंघवी नाम से तो 2-3 दिख रहे हैं। ऑप्शन मार्केट गुरुजी अनिल सिंह, अरे भाई ये मेरे कौन से भक्त है जो गुरुजी के नाम पे चैनल खोल के बैठे हैं। मेरे नाम से अनिल सिंघवी फैन, प्लीज किसी समझिए ये क्राइम है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अगर किसी दूसरे के नाम से फर्जी चैनल चला रहे हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, ये गलत है और हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी आप दूसरे लोगों का नुकसान करें। ऐसे में मजबूरी होगी हमें साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट करके आपके अगेंस्ट एक्शन लेने की। तो जो भी ये चैनल चला रहे हैं
तुरंत प्रभाव से सारे के सारे चैनल्स आप बंद कर दें। आशु सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशु सर बताएं सर। अनिल जी, जैसे आप कहते कॉन्फिडेंटली कहते हैं ना, तो मैं भी ये कहता हूँ कि अनिल जी, ना अपना कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कोई सिग्नल है, ना कोई यूट्यूब है, ना कुछ है। हम सिर्फ जेएम के क्लाइंट्स के लिए और दूसरा आपके साथ मिलते हैं, मतलब जी बिजनेस पे आपके साथ पाए जाते हैं। और अनिल जी, मैं भी पिछले हफ्ते भी मैं आपको फीडबैक अपने ट्रिप के बाद हमेशा देता हूँ। पूरा गुजरात गया था अनिल जी, यहाँ से स्टार्ट किया था, वापी, वलसाड, आनंद, बड़ौदा, अहमदाबाद। अनिल जी, मतलब आपका इतना, मतलब लोग आपको याद करते हैं और आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो हम बटोर लेते हैं, और मैं आके आपको मतलब सबमिट करके दे देता हूँ, सारे के सारे मतलब कंसाइज करके दे देता हूँ। तो आपको अनिल जी बहुत लोग याद करते रहते हैं, और हम भी ये कहते हैं कि हम अनिल जी के साथ पाए जाते हैं या फिर जेएम क्लाइंट्स के लिए। नहीं सर, इसमें आपका और हमारे सारे पैनलिस्ट का पूरा योगदान है, हमारी पूरी टीम का योगदान है। खाली अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो मैं हूं या कोई और। तो बिल्कुल ये हमारी सामूहिक सफलता है, और जो दर्शक इतना प्यार देते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम ये बार बार अलर्ट करते हैं। देखिए अभी 2:23 पर इसी टेलीग्राम चैनल पे सेल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की कॉल आई है। उस पर एक कॉल आई है कि इन्फोसिस और रिलायंस निकल जाएं। अरे भाई, मैंने जिंदगी में कब दिया इन्फोसिस और रिलायंस जिससे निकल जाएं। बैंक निफ्टी की कॉल आपके सामने, मैं 2 बजे से शो में बैठा हूं, तो इसलिए प्लीज थोड़ा समझिए। मतलब मैं पहले भी इस बात को कई बार कह चुका हूं, उसके बावजूद लोग फिर से आप समझिए, जब टीवी पे है तो टेलीग्राम चैनल की जरूरत क्या है? जो कुछ है टीवी पे सबके सामने है ना, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, तो अलग से टेलीग्राम चैनल की मुझे जरूरत ही क्या है? मैं और क्यों रखूंगा? और प्लीज अगर कोई मेरे नाम पर चैनल खोलकर पैसे मांग रहा है तो वो मेरे नोटिस में लाएं। आप ट्वीट करें, जिस भी तरीके से आप नोटिस में ला सकें, फेसबुक पर जाएं, मुझे बताएं। तो प्लीज़ कहीं कोई हमारा, न मेरा चैनल है न जी बिजनेस का है, ये ध्यान रखें, सावधानी रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए, तो एक अलर्ट करने की बात थी तो हमने कहा कि चलो आपको बात कर जाए चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक है आरईसी के अंदर एक नीट क्लियर ब्रेकआउट है, एक नेकलाइन टूट रही है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो आरईसी में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बहुत मुद्दत के बाद आरईसी पे खरीदारी की राय देने का अवसर मिल रहा है। बाय करके चलें। 153 153 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 160 रुपए का, दूसरा टारगेट 165 रुपए का। तो 165 170 160 165 के टारगेट के लिए आरईसी में खरीदारी कराएं। ओके, तो ये है आपके लिए आरईसी, जहां पर आपको करनी है खरीदारी 160 165 के टारगेट्स के लिए यहां पर। आइए देखते हैं सचिन जी को क्या पसंद है बिगुल उनके लिए बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, आज फोकस उन्हीं स्टॉक्स पे है जहां पर एक बेस बिल्डिंग एक्शन हुआ है पिछले दिनों में, और उसी में से टीसीएस में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने 3180 3200 के आसपास एक कंसोलिडेशन जो बनाया था वो काफी हद तक मैच्योर हो चुका है। अगर इस कंसोलिडेशन का इमीडिएट बैंड देखें तो लगभग अराउंड 3220 से लेके 3180 के आसपास का स्क्वीज था। मुझे लग रहा है इसी के वजह से अराउंड 3270 के आसपास के स्विंग्स तो इमीडिएटली बन सकते हैं। बट जिस तरीके से इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 3230 3240 के आसपास के पोजिशनल टारगेट्स भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो टीसीएस में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 3195 के आसपास। फर्स्ट टारगेट होगा 3270 का, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3320 का। खरीदारी करनी है टीसीएस पर। बिल्कुल, तो टीसीएस पर करे खरीदारी, और निफ्टी को सहारा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है ये काउंटर। नजर रखिए, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 1.5% ऊपर। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। जो बाय का स्टॉक है, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम आज बन रहा है। बहुत दिनों के बाद मेरे को बीपीसीएल में यहाँ पे चाल देखने को मिल रहा है। 456 5.5 का अभी भाव चल रहा है।
बीपीसीएल के अंदर यहां से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पिछले 6 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब बीपीसीएल ने मोमेंटम पकड़ा है और उसमें कल का, परसों का और तरसों का तीनों दिन का हाई ब्रेक हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीपीसीएल अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 465 का होगा पहला टारगेट, 475 का होगा दूसरा टारगेट, 445 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। तो बाय बीपीसीएल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 445, टारगेट 465, 475। एक हफ्ते का व्यू रखे। जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है इन स्टॉक्स में, इस सेक्टर में, बीपीसीएल यहां से एक बढ़िया मूव दिखाना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी यहां ट्रेड बनता है। 460 वाला कॉल अभी 11 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 7 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर पे 15 रुपया और 18 रुपया, ये दो टारगेट्स 460 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 465 और 475 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करके चलने का सलाह रहेगा बीपीसीएल में। सुमित जी, ये तो सब ठीक है, आपने जो कहा उस पर राय देना चाहूँ। आपने कहा 3 दिनों का, कल का, परसों का और एक और तीसरा दिन बोला। वो तीसरा दिन कौन सा है जिसके लेवल्स को तोड़ा है? कल, परसों और तरसों। अन्य जिसको नरसों भी बोल सकते हैं, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। नहीं, एक डिसाइड करो। उस समय तरसों, अब नरसों, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों में से एक फाइनल करो, कौन सा रखना है, तरसों रखना है या नरसों रखना है? अनिल जी, मैं बोलता हूं कल, परसों और तरसों का इसीलिए मैंने पकड़ा। ये तरसों नहीं नरसों है। कुणाल जी, तरसों रखना है नरसों रखना है, जल्दी से बताइए। अनिल जी, तरसना अच्छी बात नहीं है किसी भी चीज के लिए। नरसों रखिए अनिल जी, ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सुमित जी, अगर मैं आपके स्कूल में टीचर होता ना तो अब सोचो आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाते और जबरदस्त वाले, है ना। तो ये तरसों नरसों के चक्कर में पड़ गए, कोई बात नहीं। लेकिन भावनाएं हम आपकी समझ गए, आपकी भावना नरसों बोलने की थी, वो आ गई है। तो पिछले 3 दिनों के बड़े ब्रेकआउट के बाद बीपीसीएल तेजी के लिए तैयार है, ऐसा मानना है सुमित जी का। 456-57 के आसपास, 465-475 के 2 टारगेट के लिए करें तैयारी ऊपर की तरफ। तो ये है एक्शन। बाजार भी तैयारी ऊपर की तरफ कर रहा है फिर से। वाह, हल्की फुल्की रुकावट के बाद 15,850 के पास सपोर्ट लेकर फिर से डे हाई की तरफ आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में दम है, मजबूती है, ये साफ आपको नजर आएगी। और मुझे लगता है फ्यूचर्स भी शायद 15,900 के पार निकल चुका है निफ्टी का फ्यूचर। तो ये एक अच्छा एक्शन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट शेयर आज जबरदस्त एक्शन में है, क्यों, बताने के लिए तैयार है मानसी हमारे साथ। मानसी, बताइए, आपके सेक्टर में तो एक्शन ही एक्शन है। शुक्रिया अनिल सर, जबरदस्त एक्शन। नए उच्चतम स्तरों पर तो आज हम इंडेक्स को ट्रेड करता देख ही रहे हैं, लेकिन जुलाई महीने में अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात करें, वहां पर भी रिकॉर्ड्स देखने को मिले हैं। 10 साल के उच्चतम स्तर पर फिलहाल हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जो कि जुलाई के ताजा आंकड़े हमारे पास आए हैं। जुलाई 2021 में 9,037 यूनिट की बिक्री होती हुई दिखने को मिली है। जून महीने के मुकाबले 15% की ग्रोथ जुलाई में दर्ज की गई है। सालाना आधार पर अगर देखें तो 239% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। डेवलपर्स ने काफी सारे नए स्कीम लेकर आए और इनफैक्ट एक्सपीरियंस हो चुके थे कोरोना के फर्स्ट वेव के बाद। जब सेकेंड वेव आई और अनलॉक फेज शुरू होता हुआ दिखा तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने नई स्कीम्स लेकर आ गए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बिल्टअप की और अपने कलेक्शंस बढ़ाए, सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया उन्होंने, जिसका असर सीधा अब हम देख रहे हैं। यहां पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बढ़ते हुए दिखे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद सेक्टर ने अपने आप को काफी बेहतरीन तरीके से संभाला है। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन हुई है, सबसे ज्यादा तादाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ही है इन रजिस्ट्रेशन में। उसकी रफ्तार अगर देखें जुलाई से लेकर अप्रैल तक, मैं आपको बता रही हूं, जुलाई में जहां 7% रजिस्ट्रेशन हो रही थी, जून में हमने देखा 29% होती हुई दिखी, मई में 42% की देखने को मिली और अप्रैल तक जाते जाते 53%। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ती हुई देखने को मिली है। इनफैक्ट जुलाई में जो 7%, अप्रैल में जो 7% थी, वो जुलाई तक पहुंचते पहुंचते 53% पर आती हुई दिखी है। तो ज्यादा जो है जुलाई में देखने को मिल रही है। घर खरीदार का भरोसा काफी हद तक बढ़ा है। स्टैंप ड्यूटी पर मिलने वाली छूट की समय सीमा खत्म होने के बाद भी बिक्री जारी रही। स्टैंप ड्यूटी की करंट सिचुएशन अगर हम जाने, अब स्टैंप ड्यूटी वापस 5% हो गई है। महिला घर खरीदार के लिए 4% की स्टैंप ड्यूटी है। तो क्लियरली पूरी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में रजिस्ट्रेशन, कलेक्शन, नई सेल्स देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज तो रियल एस्टेट सेक्टर ही छाया हुआ है।
बिल्कुल पूरा रियल एस्टेट सेक्टर ही छाया हुआ है और दमदार एक्शन यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। मैक्रोटेक नतीजों के बाद भी आपने यहाँ पर तेजी आती हुई देखी है। कोल्टे पाटिल आज सुबह इस काउंटर की बात भी हो रही थी, 11-12% ऊपर है। पालविया साहब रेकमेंड करके गए थे लॉन्ग टर्म के लिए, बट शॉर्ट टर्म में ही काफी बड़ा मूवमेंट इस पर आते हुए दिखा है। और साथ ही DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स में तो आपको तेजी का मूड माहौल बनते हुए दिख ही रहा है। एक बार जरा ओबरॉय रियल्टी पर भी राय ली जाए, 10% ऊपर है ये काउंटर इस समय। सचिन जी, ओबरॉय रियल्टी पर भी राय दे, 10% की तेजी और मोमेंटम मेंटेन करते हुए दिखता है ये काउंटर? डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसने एक मंथली चार्ट पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था अराउंड 640 के आसपास, अगर वो फॉर्मेशन को गौर से देखें तो लगभग एक वी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट्स लगभग 880 के आसपास के आते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली जो कंसोलिडेशन से वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है हाल फिलहाल में, सो एक अच्छे साइन है सेकुलर अपमूव कंटिन्यूड रहने के लिए। सो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में तो होल्ड करना ही है 880 के टारगेट के लिए। बट अगर ट्रेडिंग मोमेंटम की बात करें तो 675 का एक अहम लेवल है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग जब तक मेंटेन होता है, ऊपर के लेवल्स अराउंड 800-810 के आसपास ये स्विंग्स जल्दी इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकते हैं। सो डेफिनेटली खरीदारी के मोड में रहा है काउंटर, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी बड़ी अपसाइड इसमें अनलॉक होनी बाकी है। ओके, तो ये है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी। बड़ी मूव अभी भी आ सकती है, ऑलरेडी अच्छी तेजी में रहा है ये काउंटर। आइए देखते हैं किरण जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है बिगुल, उनके लिए किरण के कमाल। बताएं किरण जी। दीप, कैश का स्टॉक है और अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है और बाय करना है BEPL, बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। BEPL इसका कोड है। तो मेरा मानना है कि ये बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 195 का है और टारगेट्स के लिए मैं 207 के आज के लिए रख रहा हूं, पर पोजिशनली मुझे लगता है एक हफ्ता अगर रखते हैं तो 235 240 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो BEPL खरीदी करने की सलाह होगी। BEPL पर खरीदारी की राय है, ये है किरण जी की पसंद इस समय। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैश का ऑप्शन देने के लिए। बिल्कुल, कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, बैंक निफ्टी पर हमारा कॉल ऑप्शन अभी भी ओपन है, तो वहाँ पे बने रह सकते हैं। वहाँ पे साइडवेज मोमेंट हमें देखने मिला है अभी भी, एंड बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि 34,500 अगर होल्ड कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी है 35,000 तक जाने की, तो वहाँ पे बने रह सकते हैं। अगर किसी का पोजीशन नहीं है वहाँ पे तो वही 34,700 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में खरीदी भी कर सकते हैं। अभी जो मैं दे रहा हूँ एक कॉल ऑप्शन, वो है टाइटन पर। टाइटन का 1780 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है दीपांशु, जो अभी आपको 53 पर मिलेगा। इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ प्लेस करना होगा 39 पर। सो 53 पे खरीदे, 39 का स्टॉप लॉस रहेगा दीप। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बनेगा दैट वुड बी 71, सेकंड टारगेट बनेगा 82। 71 एंड 82 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है दीप। ये एक चूज करने का एक और कारण है कि उसका पहले फ्यूचर्स तो हमने रेकमेंड किया था, वो तो अच्छा चल गया, और इसके लॉट साइज भी जो है कहीं ना कहीं निफ्टी को रिप्लेस करते हैं, बिकॉज सिंस बैंक निफ्टी में ऑलरेडी कॉल ओपन है। सो मैं फ्रेश रिकमेंडेशन एक स्टॉक ऑप्शन में दे रहा हूँ, एंड उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी निफ्टी की तरह मैच कर रहे हैं। सो टाइटन का 1780 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो टाइटन 1780 का कॉल खरीदे, ये आ रही है आपके लिए जय की तरफ से कॉल इस समय। टाइटन, इसके नतीजे भी कल आने वाले हैं, तो बिजी डे कल रहेगा नतीजों के लिहाज से, और टाइटन भी उस फोकस लिस्ट में रहेगा। आइए, मानसी हमारे साथ बनी हुई हैं, उन्होंने रियल एस्टेट के बारे में तो बताया ही, बट एक और स्पेस जहां पर बढ़िया एक्शन है वो है पूरी की पूरी टेक्सटाइल सेक्टर में। मानसी, बताइए यहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए टेक्सटाइल स्पेस की अगर बात करें, यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ हम इन दिनों ट्रेड देख भी रहे हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी एक के बाद एक अच्छी नई खबर आती हुई देखने को मिल चुकी है। टेक्सटाइल स्पेस लगातार एक्सपोर्ट के लिहाज से भी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, और काफी हद तक यहाँ पर हम ट्रेड देख
ओके, तो टेक्सटाइल स्टॉक्स पर रखिए नजर, वहां पर एक्शन बन रहा है। और जैसा मानसी बता रही थी, उनका ऑडियो में थोड़ा इशू आया है, उसको दोबारा ठीक करके बात करते हैं। आपने कुछ बढ़िया नतीजों का भी रिएक्शन देखा है, और अनिल जी तो कई बार आपको अच्छे टेक्सटाइल स्टॉक्स रेकमेंड भी कर चुके हैं जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये एक स्पेस है जहां पर आपको रखनी है नजर। पर आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कैश में भी काफी सारे काउंटर्स हैं जो आपको तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर रखिएगा नजर। अभी बात हो रही थी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट काउंटर्स की, ये भी एक स्पेस है जो अच्छी मूव दिखा सकता है। और वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल का स्पेस से भी जहां पर अच्छी तेजी आ रही है। पर आइए, सुमित जी ने एक कॉल रिकॉग्नाइज करी है, तो चलते हैं उनके पास। बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 119 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है पूर्वांकरा लिमिटेड, जिसका सिंबल है पूर्वा, PURVA। इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों के अंदर ब्रेकआउट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर जो हाईज ब्रेक हो रहे हैं वो है जुलाई 2018 के हाई ब्रेक हो रहे हैं। रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों में इसके अंदर मोमेंटम मिल रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पूरे सेक्टर में तेजी बन रही है, ये स्टॉक भी अब यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 126 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 132 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा, 112 रुपए 50 पैसे का नीचे में भी इसका सपोर्ट है। तो 112 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 3 से 4 दिन का व्यू ले। 126 और 132 ये दो टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा पूर्वांकरा के अंदर। लिस्टेड स्टॉक्स की हम बात कर ही रहे थे और पूर्वांकरा भी उस लिस्ट में शामिल है, तो एक्शन इस पर भी आ रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, एक और रियल एस्टेट स्टॉक्स, वहां पर भी रखिए नजर। 7% की तेजी इस पर भी आपको बनती हुई दिख रही है। तो एक एक करके पूरे के पूरे रियल एस्टेट बास्केट में आपको बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। DLF पर भी सुबह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से राय आई थी और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी सिमिजी रेकमेंड करके गई हैं। तो आज लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर का दिन बना हुआ है। प्राय मानसी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई है। मानसी, आप बता रही थी कि टेक्सटाइल स्पेस में क्या चल रहा है नया, बताएं। जी दीपांशु, देखिए टेक्सटाइल स्पेस में लगातार एक्शन तो है ही, लेकिन एक महीने में ज्यादातर टेक्सटाइल शेयरों में करीब 30 से 50% तक की तेजी देखी जा चुकी है। तेजी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कारण की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2021 में अब तक भारत के यूएस एक्सपोर्ट की अगर बात करें 45% की ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे ज्यादा भारत एक्सपोर्ट जो है यूएस को करता है, वहां पर 45% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स, इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें, एक तो सबसे पहला यूएसए, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, यूके, यहां पर हर जगह मांग में जो है धीरे धीरे अब तेजी हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से। टेक्सटाइल क्षेत्र को आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिशें हम जानते ही हैं। सरकार ने हाल ही में गारमेंट एक्सपोर्ट पर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज यानी कि ROSCTL जो है उस स्कीम को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया। इसके बाद भी लगातार टेक्सटाइल स्पेस को काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस चीन के बीच जो तनातनी है उसका एक बेनिफिट है जो कि भारत को काफी हद तक मिल रहा है। यूएस के चीन से कॉटन को बैन करने से भारतीय यान की अहमियत जो है काफी हद तक बढ़ी है। रियलाइजेशंस भी इनके मजबूत होते हुए दिखे हैं। ग्लोबली हमारा इंडियन जो लेबर है काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और नई तकनीक की मदद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत के पास रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर जो है उनकी भरपूर मात्रा है, साथ ही पावर कॉस्ट अन्य देशों के मुकाबले हमारी कम है। तो हर लिहाज से टेक्सटाइल को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हम काफी अच्छी पोजीशन पर है भी, और सरकार की मदद से और टेक्सटाइल स्पेस में जो मोमेंटम लगातार दिख रहा है इसके चलते लगातार तेजी हम देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक महीने की बात है जब हमने देखा है कि टेक्सटाइल से जुड़े जितने भी शेयर हैं लगातार तेजी 30 से 50% तक बढ़ चुके हैं। ओके, तो 30 से 50% की तेजी आ चुकी है और कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स तो हमने भी आपके लिए बात करी है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, अंबिका कॉटन है, KKR मिल्स पर आपने एक्शन देखा है, वेल्सपन इंडिया है और ढेरों और, वहां पर आप जबरदस्त एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। इस बीच हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने बयान दिया है लोकसभा में कि फिलहाल EV
के इंपोर्ट पर ड्यूटी कटौती का कोई प्लान नहीं है। ये भारत में जो कंपनीज ईवी बना रही हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ईवीज के इंपोर्ट पर कोई भी प्लान नहीं है जहां तक ड्यूटी कटौती का सवाल है। पिछले हफ्ते इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट के जरिए कहा था कि भारत को ईवीज पर ड्यूटी कम करनी चाहिए, बट डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत की बात है कि फिलहाल सरकार ईवीज के इंपोर्ट पर ड्यूटी कटौती की कोई योजना नहीं बना रही है। तो भारतीय ईवी कंपनीज के लिए ये अच्छा खबर आती हुई दिख रही है। पर आइए, बैन से बेनिफिट, सीरीज के पहले दिन तो हमने देखा सन टीवी आ गया, अब क्या बदलाव हो सकते हैं वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में, इसके बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, सन टीवी है बैन में, क्या ये बाहर आ सकता है और क्या बदलाव होंगे ये भी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, कोई बदलाव नहीं होने वाले और सन टीवी जो ऑलरेडी बैन में है वो बना रहेगा। अब देखिए फिलहाल जो मार्केट वाइड पोजीशन है वो करीब 102% के आसपास है। तो सन टीवी ये एक स्टॉक है जो पहले दिन आता हुआ दिखा था और ये बना रहेगा। कोई नया स्टॉक नहीं है जो बैन में आता हुआ दिखेगा। ओके, तो सन टीवी बैन में है, बना रहेगा, कोई नया स्टॉक नहीं है जो बैन में आ सकता है। तो एटलीस्ट ये अच्छी खबर है कि बैन लिस्ट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं इस सीरीज के। चलते हैं जय ठक्कर के पास, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु खरीदना है JSW स्टील का 750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 27 रुपए पर मिल रहा है। ये अभी इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 21 रुपए का, 21 का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 6 रुपए का एक रिस्क है। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका दीप बनेगा दैट वुड बी 36, सेकेंड टारगेट 41, 36 एंड 41 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आज लोअर लेवल से JSW स्टील में एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिल रही है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स के लोअर लेवल पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में भी एक अच्छा इजाफा हमें देखने मिला है, लगभग 1.5-2% का एक अपटिक देखने मिला है वहां पे। और JSW स्टील में 730-35 के रेंज में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ये सीरीज में लगभग हमें 770-75 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ से लगभग और भी 30 पॉइंट की अपसाइड यहाँ पे हमें देखने मिल सकती है। सो 750 का कॉल हम खरीद के चल सकते हैं। 750 का कॉल ऑप्शन खरीदे 27 रुपए के आसपास, 21 का स्टॉप लॉस, 36 और 41 के टारगेट के लिए। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई दिख रही है, उस पर भी फोकस करिए। हो सकता है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में आज इस बात का एक फैसला हो जाए कि सिनेमा हॉल्स और मॉल्स कब से खुल सकते हैं, इसकी चर्चाएं चल रही है। तो अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो पिछले कुछ मिनटों में जो एक्शन दिखा है ये सारे मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में, उस पर फोकस करना चाहिए, वहां पर कुछ एक्शन हो सकता है। तो हालांकि लोकल ट्रेन्स अभी भी जल्दी से खुलेंगी इसकी संभावना कम है, लेकिन हाँ मॉल्स और साथ ही साथ आपके लिए मल्टीप्लेक्सेस ये वो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो शायद खुल सकते हैं। देखते हैं आज सरकार फैसला लेती नहीं। अगर ऐसा होता है तो 2 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, एक है PVR और दूसरा है फिनिक्स मिल्स। फिनिक्स मिल्स जो मुंबई में मॉल चलाने का कारोबार करती है, और PVR तो आप जानते हैं मल्टीप्लेक्सेस वाली चेन है। तो ये स्टॉक्स पिछले कुछ मिनटों में एक्शन में इसी वजह से आते हुए दिखे कि इस तरह की चर्चाएं चल रही है। हो सकता है इस तरह का कोई फैसला महाराष्ट्र सरकार ले या फिर इस पर चर्चा करे और ये आज होने की संभावना है। हालांकि इन खबरों की पूरी तरह से पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इस तरह की खबरें हैं तो हमने कहा आपको एक बार बता दी जाए जो खबरें चल रही कि हो सकता है महाराष्ट्र सरकार इस बारे में फैसला ले कि कब से मॉल्स खोले जाएं और कब से सिनेमा हॉल्स खोले जाएं। तो ये 2 चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। ये PVR स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 2% ऊपर है, 1432 के आसपास। जय जरा देखिए इसके 400, दीजिए अपनी राय। PVR अनिल जी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट मॉर्निंग में मैंने इसको रेकमेंड भी किया हुआ है एज अ जैकपॉट, और मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से एक चैनल ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने मिल रहा है और जो हिसाब से मोमेंटम में एक फ्रेश बाई क्रॉसओवर देखने मिल रहा है जी लगभग 1.5 महीने के बाद, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि स्टॉक 1500 1550 की ओर जा रहा है। तो वो 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है PVR फ्यूचर्स को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में लगभग 1360 1370 ये रेंज में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू PVR बहुत बढ़िया है।
तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पीवीआर बढ़िया है। नजर रखिए इस काउंटर पर, नजर रखिए फिनिक्स मिल्स पर भी, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 3.5% ऊपर है ये काउंटर पर। आइए अब क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं और लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल सर, ग्लोबल मूड तो बढ़िया है, डाउ फ्यूचर्स और तेजी पकड़ते हुए अब लगभग 200 पॉइंट्स की तेजी है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप 0.5% का उछाल देख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी 1% की अपमूव आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल में थोड़ी सुस्ती है आज 1% नीचे, क्योंकि ओपेक का आउटपुट दिखा रहा है कि 15 महीनों की ऊंचाई पर है जो रीसेंट आउटपुट डेटा आया है। और सोने पर भी लगातार 2 दिनों से हल्की सुस्ती बनती हुई दिख रही है, पर इसके अलावा एक्शन भरपूर है और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी 1.23% के आसपास स्टेबल है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है दीप, और स्पेशली निफ्टी में, लेकिन वही है कि आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर रिस्क कम रखनी तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, और 100 पॉइंट ऊपर वापस से 16,000 पार हो तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कम रिस्क रखने का इरादा है तो प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं। और अगर आप पोजीशन रखना चाहते हैं, वैसे तो 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं तो कोई खराब होने की आशंका है नहीं। आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये कि फिर ऐसी सिचुएशन में आपको एक स्टॉप लॉस रख लेना है या फिर एक पुट खरीद लेना है, और वो पुट होना चाहिए आपका 15,700 का, थोड़ा सा दूर का पुट, ताकि 150 पॉइंट अगर ऊपर नीचे खुल भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई अनएक्सपेक्टेड तेजी से गिर जाए तो ही आपके लिए रिस्क बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से 15,700 का पुट खरीद कर आप हेज कर सकते हैं और आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर या तो अभी या कल सुबह अगर आपको एक फिर से गैप मिल जाए 15,925-950 के आसपास, तब प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो और बैंक निफ्टी में न्यूट्रल व्यू है, न तेजी का है। तेजी के जैसे अभी बैंक निफ्टी में बहुत आसार बन नहीं रहे हैं, और मंदी के लिए भी कोई बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा तैयार होता नहीं दिख रहा है। तो तेजी करनी है तो आपको निफ्टी में करनी चाहिए, और अगर आपको बाकी बैंक निफ्टी में न्यूट्रल व्यू के साथ जाएं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो फिलहाल बैंक निफ्टी पर है न्यूट्रल व्यू। तेजी के साथ निफ्टी की पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, बट जरूर हेज करके जाना चाहिए। डेज हाई पर है निफ्टी इस समय, देखते हैं 15,900 के करीब आपको क्लोजिंग देने में भी सफल रहता है कि नहीं। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। आइए एक कॉल दे रहे हैं सचिन जी बिगुल, उनके लिए BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, काफ़ी सारे कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़रूर फोकस रखना चाहिए अगस्त सीरीज में। सो अगर हम स्ट्रक्चर देखें एडवांस एंजाइम्स का, इसे हमने SPL मिड कैप में लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी चूज़ किया है। अराउंड 404 के आसपास हमारी ये रिकमेंडेशन थी, बट जिस तरीके से इसने पिछले कुछ दिनों का एक कॉन्ट्रैक्शन था उसका ब्रेकआउट दिया, और वो ब्रेकआउट जिस तरीके से सस्टेन हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्द ही काउंटर में 460-65 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 460 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 485 का। खरीदारी करनी है एडवांस एंजाइम्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 418 के आसपास। ओके, तो 418 के स्टॉप लॉस के साथ नजर रखिए। एडवांस्ड एंजाइम्स और बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार होते हुए दिख रहा है। आइए एक कॉल सुमित जी की तरफ से बिगुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जिस स्टॉक में मैं अभी रोशनी डालने जा रहा हूं उस स्टॉक का नाम है सूर्य रोशनी। सूर्य रोशनी के अंदर दीपांशु ब्रेकआउट है 562-564 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने रिसेंट के हाई ब्रेक कर दिए हैं, और जिस तरह का ये कैंडल फॉर्म हो रहा है और क्लोजिंग आवर्स में जिस तरह से इसके अंदर मूव देखने को मिल रहा है, ये आने वाले दिनों के अंदर यहां से एक बड़ा मूव दिखा सकता है। 10% का मूव आप मान के चले स्टॉक में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर यहां पे बाय करना चाहिए। जिन्होंने बाय करके रखा है उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी तो जस्ट ब्रेकआउट आ रहा है, रिसेंट का स्विंग हाई भी ब्रेक हुआ है, और स्टॉक जैसे ही 572-573 का लेवल तोड़ेगा 572-573, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर जो ऊपर में मूव देखने को मिल सकता है वो है 590 से 610 रुपए तक का। स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉक का जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट और स्टॉप लॉस मुझे दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 530 रुपए के आसपास का है। 530 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 590 और 610 का अपसाइड मूव आने वाले दिनों में सूर्य रोशनी के अंदर देखने को मिलना चाहिए, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा यहां पे CME पे। ओके, तो ये है आपके लिए सुमित जी की राय। क्लोजिंग से पहले एक क्विक कॉल मैं लेना चाहता हूं किरण जी के साथ कॉनकॉर पर। किरण जी,
पिछले हफ्ते भी थोड़ा एंड ऑफ वीक एक्शन में रहा, आज भी सुबह से ही तेजी में है और डेज हाई पर क्लोज हो रहा है 7% ऊपर। कॉनकॉर पर कोई राय है सर, और बीटीएसटी ट्रेड दिखता है इसमें? बिल्कुल दीप, बिल्कुल बीटीएसटी करके चलना चाहिए। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज स्टॉक चला है और एक अच्छे करेक्शन के बाद सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है और मेरा मानना है कि बीटीएसटी नहीं पर 1 से 2 दिनों का अगर व्यू लेते हैं तो 710 715 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपका स्टॉप लॉस 677 का रखना चाहिए। ये कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं। ओके, कैश लेवल्स पर कह रहे हैं 677 का स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं 700 का हर्डल क्रॉस करता है या नहीं कॉनकॉर, बट बढ़िया तेजी में पिछले 2 दिनों से ये काउंटर आपको दिखा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ होती हुई दिख रही है। 15,900 के करीब निफ्टी क्लोज करने के लिए तैयार है डेज हाई पर। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहा है पर एंड ऑफ द डे 150 पॉइंट्स ऊपर बंद होने के लिए तैयार है और सेंसेक्स भी 53,000 के करीब क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। लगभग सभी सेक्टर्स का आज बाजार में पार्टिसिपेशन रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और मिड कैप स्मॉल कैप्स में आपने तेजी देखी है। निफ्टी के टॉप गेनर्स देखिए, श्री सीमेंट 4% ऊपर, उसके साथ टाइटन जिसके आएंगे कल नतीजे 3.5% ऊपर, आयशा मोटर्स में 3% की तेजी, लंबे कंसोलिडेशन के बाद बीपीसीएल में खरीदारी और कल नतीजों से पहले अदानी पोर्ट्स भी एक्टिव होते हुए दिख रहा है। साथ ही नतीजों का रिएक्शन ब्रिटानिया पर 2% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिया है सहारा 1.5% की तेजी के साथ और टीसीएस इस पर भी आप खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। यूपीएल नतीजों के बाद रिएक्शन 2-2.25% नीचे, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक और डॉक्टर रेड्डीज मामूली गिरावट के साथ क्लोज आउट होते हुए दिख रहे हैं, पर ब्रेथ काफी पॉजिटिव। 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है किस तरह की ब्रेथ रही है मार्केट की। 12% की उछाल के साथ पीआई इंडस्ट्रीज वायदा कारोबार का टॉप गेनर रहा है। वहीं चोला इन्वेस्टमेंट में हमने 10% का सर्किट लगते हुए देखा। साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेस, कॉनकॉर, टाटा पावर, आईआरसीटीसी जिसमें शेयर विभाजन के लिए बोर्ड बैठक होने वाली है, एस्ट्रल वायदा कारोबार का नया एंट्रेंट, आज सिर्फ दूसरा दिन था वायदा कारोबार में, इसका 5% ऊपर ये काउंटर। गुजरात गैस, बालकृष्णा, बाटा, इंडिया बुल्स हाउसिंग, डॉक्टर लाल, ट्रेंट, डीएलएफ, एसआरएफ, लाइफ हाई पर ये काउंटर 9,000 के ऊपर गया और वेदांता यहां पर भी लगातार 2 दिनों से बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। जबरदस्त एक्शन इन सभी काउंटर्स में दिखा, पर मैरिको पे रही सुस्ती, 2% नीचे। सेल आज वीकनेस दिखाता हुआ 1.5% नीचे। मैक्स फाइनेंशियल, जेएसपीएल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा स्टील, एक्साइड, टीवीएस मोटर्स और वोडाफोन आपके लिए कुछ काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। इसके अलावा अगर आप देखें ब्रॉडर मार्केट से तो ढेरों स्टॉक्स और थे जो एक्शन में आते हुए दिखे। ओबरॉय रियल्टी 10% ऊपर, कोल्टे पाटिल 11% की तेजी, प्रेस्टीज, शोभा, ब्रिगेड, पूर्वांकरा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इन सभी काउंटर्स में आपने बढ़िया खरीदारी आती हुई देखी है। एचईजी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज यहां पर अच्छा है, आपने बढ़िया खरीदारी आती हुई देखी है। एचईजी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज यहां पर अच्छा एक्शन। एबी कैपिटल, इमामी नतीजों के बाद पॉजिटिव क्लोज देता हुआ और साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आज भी एक्शन में रहा। तो अनिल जी, ओवरऑल बढ़िया दिन ट्रेड के लिए, इंडेक्स पर भी मौका मिला और ब्रॉडर मार्केट्स में एक बार फिर से बढ़िया तेजी दिखी और लगभग सभी सेक्टर्स ने आज पार्टिसिपेट किया सर। बिल्कुल, तो अच्छी मजबूती के साथ भारतीय बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत की और दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़ों के बावजूद जो शुक्रवार को आए, लेकिन हल्के बाजारों के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि ग्लोबल संकेत जरा भी अच्छे आते दिखे तो तेजी की तरफ बाजार बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग, मेरे ख्याल से थर्ड बेस्ट क्लोजिंग मिली है। 2 सबसे बढ़िया क्लोजिंग हमें मिली है 15,924 और 15,923 की, और उसके बाद की अब तक की सबसे बेहतरीन थर्ड बेस्ट क्लोजिंग, जिसे आजकल जो ओलंपिक चल रहा है उस मामले में कह सकते हैं। क्लोजिंग के मामले में आज निफ्टी का ये ब्रॉन्ज मेडल वाला लेवल है, तीसरा लेवल है, तीसरा सबसे बढ़िया वाला लेवल है जहां आप बंद होते हुए दिखे हैं। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके सामने रख दिया जाए, क्या कुछ होने जा रहा है। यहाँ पर देश में फिर से कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज़्यादा नए मामले आते हुए दिखे हैं। परेशानी की बात यह कि देश में वैक्सीन की कमी है। कल 1 अगस्त को सिर्फ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, जबकि इरादा सरकार का यह है कि 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाए और अगर उस हिसाब से आपको वैक्सीन लगानी तो हर रोज 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ है? क्या वैक्सीन की कमी है, लग नहीं पा रही है, कंपनियाँ नहीं बना पा रही है, या फिर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है? दिक्कत कैसे दूर होगी, कब दूर होगी? इसी पर आज हमारा शाम का 5 बजे का आपकी खबर आपका फायदा का विशेष शो है और इस शो का नाम है टीके का सूखा, कोरोना की बाढ़। तो आज आईसीएमआर के नेशनल टास्क फोर्स के चीफ
डॉक्टर एन के अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और एम्स में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा साहब होंगे, जिनसे हम करेंगे बातचीत टीके का सूखा और कोरोना की बाढ़। तीसरी लहर के खतरे के बीच में आपको कब तक वैक्सीन मिल पाएगी, इस पर हमारी ये विशेष चर्चा जरूर देखिएगा। आइए देखिएगा शाम 6:30 बजे का मनी गुरु का शो, सेक्टोरल निवेश कब और कैसे करें। सेक्टोरल निवेश यानी कि अलग अलग सेक्टर में आप पैसा लगाना चाहते हैं या सेक्टोरल फंड थीम चुनना चाहते हैं, जैसे कि फार्मा हुआ, एफएमसीजी, आईटी, तो फिर हम इस पर खास तौर से आज बातचीत करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की और बताएंगे आप किस तरह से उन ब्रांड्स में निवेश कर सकते हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप दिन रात इस्तेमाल करते हैं। जानिए एफएमसीजी ETF में पैसा लगाने का तरीका और इसके फायदे शाम 6:26 यानी कि 6:30 बजे मनी गुरु में सेक्टोरल निवेश कब और कैसे करें। और आज का जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी। इंडिया 360 डिग्री टोक्यो ओलंपिक में आज ढेर सारी अच्छी खबरें आती हुई दिखी है। टोक्यो ओलंपिक्स में महिलाओं और पुरुष दोनों की हॉकी में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और अब इतिहास बनने के बाद उम्मीदें जगी है कि एक पदक हमारे हाथ जरूर लगेगा। वहीं डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत फाइनल में मेडल जीतने के लिए उतरेगी, लेकिन क्या हॉकी में इस बार गोल्ड हमारे हाथ आएगा? आगे किन और खिलाड़ियों से रखी जाए उम्मीद, इस पर होगा आज शाम का कवर स्टोरी। टोक्यो ओलंपिक में चक दे इंडिया। आज से उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के स्कूल खुल चुके हैं। कोरोना को देखते हुए स्कूलों के लिए कोविड के नियम भी बन गए हैं। तीसरी लहर के खतरे के बीच में स्कूल खोलने के लिए क्या कुछ शर्तें हैं, खतरे को किस तरह से आपको बचाना है, इन सब सवालों के लेंगे जवाब। शुरू ही पढ़ाई, कंडीशन अप्लाई, ये आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी है। इसके अलावा देश दुनिया की बाकी सारी खबरें तो आपके लिए आएगी ही आएगी, इन पर आपको फोकस करना है। तो ये है आपके लिए आज शाम का पूरा आयोजन। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपके सामने निफ्टी बंद हुआ है 15,885 पर 122 अंकों की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 34,710 पर 125 अंकों की मजबूती के साथ और सेंसेक्स बंद हुआ है 52,950 पर, यहाँ पर 363 अंकों की मजबूती के साथ। तो ये है आपके लिए भरपूर एक्शन वाले पूरे के पूरे आज के आपके सामने बाजारों का एक्शन। कल फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, उससे पहले आप सबसे विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, जय ठक्कर साहब, सुमित जी और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।